नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हालांकि वह गलत थी। माइकल आधा एल्फ नहीं था, भले ही उससे थोड़ी बहुत आत्मीयता का आभास होता था। जब सेरेना नाम की एल्फ प्रतिनिधि ने इस बात को स्पष्ट किया तो लिरियन और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। हालांकि अपने से कहीं ऊंचे दर्जे के उस बुजुर्ग व्यक्ति की उपस्थिति के कारण उसने अपने आगे के विचार अपने तक ही सीमित रखे। हालांकि एल्फ्स खुद को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे, फिर भी उनमें सामान्य ज्ञान था। बूढ़े व्यक्ति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बुनियादी बातों का ध्यान रखना आवश्यक था। अगर उनका नेता ऐसा कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकती। हालांकि एल्फ अक्सर गरिमा और विनम्रता का उपदेश देते थे, लेकिन वे इस बात से काफी हद तक अनजान थे कि अन्य कई जातियों के लिए उनकी छवि कितनी भयानक दिखती थी। सेरेना ने हाथ उठाया। बस इतना ही काफी है, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसके शब्दों से वातावरण में व्याप्त तनाव थोड़ा कम हो गया। यहाँ तक कि लिरियन भी सहज रूप से सीधी खड़ी हो गई, अपने चेहरे से बचे हुए आंसू पोंछे और सहमति जताते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली। सेरेना उसकी ओर मुड़ी। लिरियन, उसने कहा, हमारे कुछ भाइयों और बहनों को तुरंत अस्पताल ले जाओ। उन घायलों को प्राथमिकता दो जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। उसकी नजर कुछ पल के लिए पृष्ठभूमि में ले जाए जा रहे शवों पर पड़ी और यह सुनिश्चित करें कि मृतकों का सावधानीपूर्वक निपटान किया जाए। लिरियन हिचकिचाए। उसकी नजरें एक बार फिर स्ट्रेचरों की ओर गईं, फिर वापस सेरेना पर। तुम घर लौट रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर ऐसा है तो उन्हें भी साथ क्यों नहीं ले आते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प छिपा था। उन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यही वह क्षण होना चाहिए जब उन्हें उचित सम्मान दिया जाए, न कि इसमें देरी की जाए या इसे छिपाया जाए। जंगल में सन्नाटा छा गया। सेरेना ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन वह बाकी सबसे बेहतर समझती थी। उसने शवों को देखा, उन बौनों के स्थिर रूपों को देखा जो अब कभी इन रास्तों पर नहीं चलेंगे, कभी अपने घरों में नहीं लौटेंगे, कभी उस जंगल को नहीं देखेंगे जिसकी उन्होंने रक्षा की थी। मैं समझ गई, सेरेना ने अंत में कहा, और उन्हें सम्मानित महसूस होगा। उसने लिरियन की आंखों में देखा, लेकिन इस तरह नहीं। लिरियन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अगर हम बिना किसी स्पष्टीकरण और तैयारी के अब शवों को लेकर लौटते हैं तो इससे केवल भ्रम और भय ही फैलेगा, सेरेना ने आगे कहा। परिवार सच्चाई जानने से पहले शवों को देखेंगे। अफवाहें तर्क से कहीं अधिक तेजी से फैलेंगी। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। वहां का माहौल शांत है। अगर हम बिना संदर्भ के उस शांति को भंग करते हैं तो हम केवल घाव को और गहरा करेंगे। लिरियन के कंधे झुक गए। सेरेना ने अपना हाथ अपनी बांह पर रखा। उन्होंने कहा, हम बहुत लंबे समय से अनुपस्थित रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि हमारी अनुपस्थिति के दौरान इस क्षेत्र में क्या हुआ है। हमें स्थिति का आकलन करना होगा, बुजुर्गों से बात करनी होगी और उन्हें तैयार करना होगा। उसकी आंखों में थोड़ी कठोरता आ गई। तभी हम शहीदों को पूरे सम्मान और स्पष्टता के साथ घर वापस ला सकेंगे। लिरियन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसने सिर हिलाया। मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा। वह मुड़ी और अपने पीछे मौजूद परियों को शांत भाव से निर्देश दिए। घायलों को सावधानीपूर्वक अलग किया गया और उन्हें उपचार केंद्र की ओर जंगल में और अंदर ले जाया गया। गिरे हुए लोगों को भी उतनी ही सावधानी से ले जाया गया। उनके शरीर ढके हुए थे और उन्हें ले जाने वालों ने उनके नाम धीरे से बोले। जैसे ही जंगल अपनी शांत लय में लौट आया, सेरेना ने बूढ़े आदमी की ओर पीछे मुड़कर देखा। कृपया हमें आगे बढ़ने दीजिए, हमने बहुत समय ले लिया है। सेरेना बिना कुछ कहे मुड़ी और सबके साथ हवा से नीचे उतर गई, क्योंकि समूह जंगल में और अंदर की ओर चलने लगा। जैसे जैसे रास्ता नीचे उतरता गया, संकरा होता गया और घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता गया, जहां पेड़ों की छतरी घनी होती गई और रोशनी स्वाभाविक रूप से कम होती गई। जड़ें नसों की तरह जमीन पर फैली हुई थी, सदियों से पैरों के निशान से चिकनी हो चुकी थी। बस्ती की आवाजें उनके पीछे फीकी पड़ गईं, उनकी जगह पत्तों के सरसराने की शांत लय और कहीं अनदेखे बहते पानी की आवाज सुनाई देने लगी। स्पार्टन उसके बगल में चल रहा था। माइकल को अभी भी उसने सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में पकड़ रखा था। लिली और बिगिनिंग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा सेरेना के दूसरी तरफ चला गया। उसकी निगाहें लगातार उस जमीन पर टिकी रही जिससे वे गुजर रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, एल्फ रक्षक अधिक बार दिखाई देने लगे। कुछ लोग पेड़ों के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। अन्य लोग जंगल के तल पर खड़े होकर देख रहे थे। उनके हाथ हथियारों के पास थे। सेरेना के गुजरते ही वे सब सीधे खड़े हो गए। उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। किसी ने भी उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया। कुछ लोगों ने माइकल और उसके समूह पर सरसरी नजर डाली। उनके चेहरों पर जिज्ञासा की एक झलक दिखी, लेकिन फिर अनुशासन हावी हो गया। अंततः रास्ता एक प्राकृतिक खुले मैदान में जाकर समाप्त हुआ। इसके केंद्र में एक ऐसी संरचना खड़ी थी जो जंगल का हिस्सा नहीं थी, फिर भी उसने जंगल को बाधित भी नहीं किया। एक द्वार। धरती से दो विशाल पत्थर के खंभे उठे हुए थे, प्राचीन और घिसे पिटे, जिनकी सतह पर खुदे हुए साधारण अक्षर समय के साथ मिट गए थे, जादू से नहीं। उनके बीच एक खाली मेहराब फैला हुआ था, जहां हवा भी भारी और घनी महसूस हो रही थी, मानो अंतरिक्ष को मुड़कर स्थिर कर दिया गया हो। यह पोर्टल था। यह अभी सक्रिय नहीं था। उसके चारों ओर औपचारिक कवच पहने कई बौने खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे, उनके हथियार जमीन पर टिके हुए थे लेकिन तैयार थे। ऊपर मौजूद गश्ती दल के पहरेदारों के विपरीत ये द्वारपाल थे, अनुभवी सैनिक जो शांत आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। जैसे ही सेरेना ने खुले मैदान में कदम रखा, हर गार्ड सीधा खड़ा हो गया। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसने झुककर गहरा प्रणाम किया।
सुपरवाइजर सेरेना, उन्होंने कहा, हमें आपकी वापसी का आभास तो था, लेकिन इस तरह की वापसी का नहीं। उसकी निगाहें पहले उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, फिर स्पार्टन पर और फिर उनके पीछे मौजूद विशालकाय मरे हुए प्राणी पर। ये कैसा है? सेरेना ने पूछा। स्थिर, गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। सेरेना ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। वह द्वार के और करीब गई और एक पत्थर के खंभे पर हाथ रख दिया। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसने उन्हें दोबारा खोला। इसे तैयार कर लो, उसने कहा, हम यहां से गुजर रहे हैं। गार्ड तुरंत हरकत में आए और मेहराब के चारों ओर अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बंट गए। एक ने धीरे से आदेश देना शुरू किया जबकि दूसरे ने अपनी बेल्ट से एक संकेत देने वाला उपकरण निकाला। सेरेना ने वापस दूसरों की ओर रुख किया। यह द्वार एल्फों के लोक में जाता है, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए माइकल पर टिक गईं। उन्हें सीधे उपचार गृह में ले जाया जाएगा। स्पार्टन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। यह स्वीकार्य है। बूढ़ा व्यक्ति चुप रहा, उसकी निगाहें द्वार पर टिकी हुई थीं। पहरेदारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। मेहराब के भीतर का स्थान धीरे धीरे खिसकने लगा। सेरेना एक तरफ हट गई और आगे की ओर इशारा किया। पास ही रहना, उसने कहा। स्पार्टन ने माइकल पर अपनी पकड़ मजबूत की और गेट की ओर कदम बढ़ाया। लिली उनके पीछे पीछे चली गई। शुरुआत सबसे पीछे रही। पोर्टल के स्थिर हो जाने के बाद उनमें से किसी ने भी द्वार में कदम रखने में संकोच नहीं किया। गति का एहसास अचानक गायब हो गया। एक पल पहले वे फाटक से गुजर रहे थे, अगले ही पल वे एक बंद जगह के अंदर खड़े थे। ये हल्के रंग के पत्थर और प्राकृतिक लकड़ी से तराशा हुआ एक विशाल कक्ष था, जो चिकना और बिना किसी सजावट के था। छत ऊपर की ओर प्राकृतिक रूप से मेहराबदार थी, जिसे मोटी जड़ों द्वारा सहारा दिया गया था, जिन्हें काटने के बजाय आकार दिया गया था। छोटी छोटी खिड़कियों से रोशनी आती थी, लेकिन कोई खिड़की नहीं थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। हवा शांत और भारी थी, जिसमें मिट्टी और पेड़ों के रस की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उनके पीछे का द्वार निष्क्रिय था। यह बदलाव तत्काल हुआ। स्पार्टन ने अपनी मुद्रा बदली, पैर थोड़े फैलाए और माइकल पर उसकी पकड़ और कस गई। लिली ने अपनी मुद्रा नीचे झुकाई, उसका विशाल शरीर आगे की ओर झुक गया। बिगिन सीधा खड़ा हो गया, उसकी उपस्थिति एक दबी हुई आंधी की तरह बाहर की ओर दबाव डाल रही थी। कमरे में दबाव अचानक बढ़ गया। छिपे हुए तंत्रों की प्रतिक्रिया के कारण दीवारों के साथ हल्की हलचलें फैल गईं, नियंत्रण और निगरानी की परतें चुपचाप सक्रिय हो गईं। सेरेना ने हाथ उठाया। बस इतना ही काफी है, उसने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज ने बिना किसी बल प्रयोग के तनाव को चीर दिया। ये केवल प्रक्रिया है। मरे हुए लोग शांत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हिंसा को और आगे नहीं बढ़ाया। सेरेना ने थोड़ा सा मुड़कर सीधे स्पार्टन से बात की। उन्होंने आगे कहा, इस क्षेत्र में पूरी तरह प्रवेश करने से पहले यहाँ सत्यापन किया जाता है। प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति इस कक्ष से होकर गुजरता है। स्पार्टन की निगाहें दीवारों से कभी नहीं हटती थी, उसकी दृष्टि हर कोने को भेदती रहती थी। इसमें कितना समय लगेगा? उसने पूछा। कुछ ही क्षणों में, सेरेना ने उत्तर दिया। दूसरी तरफ वालों को सूचित किया जा रहा है। जैसे ही वे तैयार होंगे, मार्ग खुल जाएगा। फिर वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ी। उन्होंने आगे कहा, यह बात आपकी उपस्थिति पर भी लागू होती है। कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। बूढ़े व्यक्ति ने कमरे का मुआयना किया, उसकी निगाहें पत्थर में समाई हुई सूक्ष्म परतों में छिपे स्थान और अधिकार के भावों को निहार रही थीं। अब उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। यह कोई जाल नहीं था, यह एक जांच चौकी थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। यह उचित है। सेरेना ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उन्होंने कहा, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। हम जरूरत से ज्यादा देरी नहीं करेंगे। कुछ ही देर में कमरे में एक धीमी सी गूंज फैल गई। दीवार फट गई। दूसरी तरफ से रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही द्वार इतना चौड़ा हुआ कि उसके पार का दृश्य दिखाई देने लगा, वातावरण बदल गया। दरवाजे के दूसरी ओर कवच पहने हुए बौनों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उनके सूट फिटिंग वाले और परतदार थे, जो हल्के मिश्र धातु से बने थे और पतली, परिपथ जैसी आकृतियों से उकेरी गई प्रबलित प्लेटों से आकारित थे। उनके हेलमेट खुले चेहरे वाले थे, विजर उनकी कनपटी पर टिके थे और उनकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। और उनके हाथों में हथियार थे। एक ही हल्के रंग की मिश्र धातु से बनी लंबी, चिकनी बंदूकें, जिनकी नालें संकीर्ण और कोणीय होती हैं। जैसे ही मरे हुओं ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लिली का विशाल शरीर थोड़ा सा आगे की ओर खिसका। बिगिनिंग की उपस्थिति तीव्र हो उठी, जिससे उसके चारों ओर का वातावरण और भी कस गया। स्पार्टन ने माइकल पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसका खाली हाथ थोड़ा नीचे झुक गया, मानो वह तैयार हो। दूसरी तरफ से किसी के कुछ बोलने से पहले ही सेरेना की आवाज ने तनाव को चीरते हुए समाहित कर दिया। पीछे हट जाओ, उसने तीखे स्वर में कहा। उसका अधिकार निर्विवाद था। वे मरे हुए प्राणी तुरंत रुक गए। उनके द्वारा छोड़ा गया दबाव वहीं जम गया, फिर इतना कम हो गया कि संयम का संकेत मिल सके। सेरेना आगे बढ़ी और खुद को दोनों पक्षों के ठीक बीच में खड़ा कर लिया। ये सहयोगी हैं, उसने पीछे मुड़े बिना कहा। अपने हथियार नीचे रख दो। कल्पित बौने हिले तक नहीं। इसके बजाय गठन के केंद्र में खड़ा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा। उसके कवच पर पद दर्शाने वाले सूक्ष्म चिन्ह अंकित थे। उसकी निगाह सेरेना, बूढ़े व्यक्ति, स्पार्टन और अंत में उनके पीछे मौजूद विशालकाय आकृतियों पर पड़ी। अपनी पहचान बताए, उन्होंने स्थिर स्वर में कहा। उनकी आवाज सूट के कारण थोड़ी गूंज रही थी। अपने अधिकार और उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। सेरेना ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह सीधी खड़ी हुई, कंधे सीधे किए और स्पष्ट रूप से बोली। सेरेना एल्थिरिन वेलेक्रॉस सिल्वेन, उसने बिना रुके अपना पूरा नाम बोलते हुए कहा। नरक की 15वीं मंजिल पर स्थित एल स्टेशन की पर्यवेक्षक। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा। कई सशस्त्र बौने स्पष्ट रूप से अकड़ गए। नेता की आंखें पहले थोड़ी सी खुली, फिर थोड़ी सी फैल गईं। सुपरवाइजर सेरेना, उसने दोहराया। उसकी निगाहें उस महिला से हटकर बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जहां उसने संयमित रैंक 4 आभा को महसूस किया।
फिर उस मरे हुए प्राणी पर और फिर स्पार्टन की बाहों में बेहोश पड़े इंसान पर। स्थिति क्या है? उसने पूछा। उसका लहजा चुनौती भरे से औपचारिक हो गया था। यह एक चिकित्सकीय आपात स्थिति है, सेरेना ने तुरंत जवाब दिया। इस व्यक्ति की आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची है, इसे सीधे उपचार केंद्र में ले जाया जाना चाहिए। नेता ने हाथ उठाया। उसके पीछे संरचना में बदलाव किया गया। हथियार नीचे किए गए, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना कि आज्ञापालन का संकेत मिल सके। उन्होंने कहा, अतिरिक्त सत्यापन के लिए कृपया मेरे पीछे आइए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेरेना ने एक बार सिर हिलाया। समझा। फिर वह थोड़ा सा स्पार्टन, लिली और बिगिनिंग की ओर मुड़ी। यहीं रुको, उसने आदेश दिया। जब तक मैं वापस आकर तुम्हें हिलने के लिए न कहूं, तब तक हिलना मत। स्पार्टन की निगाहें सशस्त्र कल्पित बौनों पर टिकी रहीं, उसका रुख अभी भी सतर्क था। कितना समय लगेगा? उसने पूछा। कुछ पल, सेरेना ने फिर से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया था। ये प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने बूढ़े आदमी की ओर एक नजर डाली। उसने सिर हिलाकर अपने पहले के निष्कर्ष की पुष्टि की। यह कोई जाल नहीं था, यह किसी राज्य की सुरक्षा का वह तरीका था जब खतरे बिना किसी चेतावनी के द्वारों से प्रकट हो सकते थे। सेरेना आगे बढ़ी और कवचधारी नेता के पीछे पीछे दरवाजे से अंदर चली गई। उसके पीछे का रास्ता संकरा होता चला गया। पूरी तरह से बंद नहीं, बल्कि आंशिक रूप से सीलबंद। दूर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्पार्टन रंबिक भी नहीं हिला। वह एक मूर्ति की तरह खड़ा था। माइकल का वजन उसकी बाहों में पूरी तरह से संतुलित था। बाकी सब लोग भी स्थिर रहे, सिवाय उस बूढ़े व्यक्ति के, जो थोड़ा सा हिला। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव झलक रहे थे। समय बीत गया। फिर आंशिक सील एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गई। दरवाजा फिर से चौड़ा हो गया। सेरेना फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह वापस कमरे में गई और उसने अपना हाथ उठाया। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, हम आगे बढ़ सकते हैं, सत्यापन पूरा हो गया है। उसके पीछे खड़े सशस्त्र नेता ने संक्षेप में सिर हिलाया, फिर अपने सैनिकों को संबोधित किया। हथियार नीचे करो, सुरक्षा घेरा बनाओ, उपचार अभ्यारण्य की ओर प्राथमिकता मार्ग अपनाओ। बंदूकें गायब नहीं हुई, बल्कि उनकी नाले और नीचे गिर गईं, जो पूर्ण अनुपालन का संकेत था। सेरेना ने स्पार्टन शैली अपनाई। अब उसने दृढ़ता से कहा, मेरे पीछे आओ और भटकना मत। स्पार्टन ने शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हिल गया। लिली और बिगिनिंग उनके पीछे पीछे आए। इस बार बूढ़ा आदमी सेरेना के बगल में चुपचाप चल रहा था, दूसरों की सतर्क निगाहों को नजरअंदाज करते हुए, जो नरक छोड़ने के बाद पहले से ही एल्फ साम्राज्य के प्रतिबंधात्मक दबाव के अनुकूल हो रहे थे। आक्रमण की अवधारणा व्यापक ब्रह्मांड में अपरिचित नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था कि एक क्षेत्र दूसरे पर नियंत्रण कर लेता है, या फिर एक अधिक शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा निगल लिया जाता है। इसके कई कारण थे। कुछ राज्य ऐसे संसाधनों से समृद्ध थे जिनकी प्रतिकृति कहीं और नहीं हो सकती थी। जब ऐसे संसाधन सीमित मात्रा में मौजूद होते थे, तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता था। कई बार ये पद के बारे में होता था। कुछ क्षेत्र विभिन्न लोगों के बीच महत्वपूर्ण जंक्शनों पर स्थित थे, जो व्यापार, यात्रा या सैन्य गतिविधियों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार का काम करते थे। ऐसे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना कई मायनों में महत्वपूर्ण था। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां पल भर में दूरी तय की जा सकती थी, वहां भी स्थान का महत्व बना रहता था। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो बेहद कमजोर थे। नवगठित दुनियाएं, आपदा से उबर रहे क्षतिग्रस्त क्षेत्र, ऐसी सभ्यताएं जो अभी तक आत्मरक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुई थी। शक्तिशाली शक्तियों के लिए ये अवसर थे, और कभी कभी आक्रमण का धन या रणनीति से कोई लेना देना नहीं होता था। जनसंख्या वृद्धि के कारण विस्तार हुआ। मरते हुए ग्रह हताशा में अपने लोगों को बाहर की ओर धकेल सकते हैं। फिर भी आक्रमण कितना भी आम क्यों न हो, इसका क्रियान्वयन बिल्कुल भी सरल नहीं था। सैन्य शक्ति जैसे कारकों के अलावा एक और बात भी थी जिसका संबंध राज्य से था। यह भी एक कारण था कि निवासियों से रहित नव खोजे गए ग्रहों को छोड़कर विजित राज्यों में आमतौर पर उनके विजेताओं की बड़ी आबादी कभी नहीं होती थी। यह क्षेत्र दमन के कारण हुआ था। एक बार जब ये समझ आ जाए कि लोगों का जन्म कैसे होता है, तो लोगों का दमन कोई रहस्य नहीं रह जाता। एक क्षेत्र की शुरुआत उस तरह से दुनिया के रूप में नहीं हुई जैसा कि ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं। आरंभ में यह मात्र एक ऐसा स्थान था जो आकार धारण करने के लिए पर्याप्त समय तक स्थिर रहा। नियमों का एक समूह, एक निश्चित सीमा और एक केंद्र। कुछ ब्रह्मांडीय टकरावों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुए, कुछ प्राचीन अवशेषों के चारों ओर बने, कुछ टूटे हुए तलों के विलय से बने थे जो एक नए रूप में परिवर्तित हो गए। प्रारंभिक अवस्था में ऐसी जगह नाजुक होती है। इसकी सीमाएं धुंधली थीं, इसके नियम असंगत थे, समय अनियमित रूप से बह सकता था, अंतरिक्ष गलत तरीके से मुड़ सकता था, वातावरण बिना किसी चेतावनी के बदल सकता था। यदि यह क्षेत्र लंबे समय तक बना रहता तो ये स्थिर होने लगता। पहाड़ पहाड़ ही रहे। नदियों ने अपने रास्ते खुद चुने और उन पर कायम रहीं। ऋतुएं पूर्वानुमानित हो गईं, और अंदर की हर चीज को नियंत्रित करने वाले नियम अस्थिर होना बंद हो गए और एक ठोस संरचना में तब्दील हो गए। इसी तरह एक साम्राज्य का विकास हुआ। जैसे जैसे वह स्थिरता गहरी होती गई, कुछ और ही सामने आया। एक वसीयत, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, ये किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि स्वयं को बनाए रखने की उस संस्था की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शुरुआत में ये सूक्ष्म था, जो स्वाभाविक सुधार के माध्यम से व्यक्त हुआ। जो बाहरी ऊर्जा अनुकूल नहीं थी, उसे बाहर निकाल दिया जाता था। जो तकनीकें उस क्षेत्र के स्थापित नियमों का उल्लंघन करती थीं, वे कमजोर पड़ जाती थीं। जो लोग लंबे समय तक अनुकूलन किए बिना वहीं रहते थे, उन्हें दबाव महसूस होता था, मानो पूरी दुनिया ही उन्हें अस्वीकार कर रही हो।
समय के साथ ये और अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। उस क्षेत्र में यह अंतर स्पष्ट होने लगा कि क्या संबंधित है और क्या नहीं। इसने स्थानीय तौर तरीकों को पहचाना, इसने परिचित ऊर्जा को सहन किया, इसने उन लोगों का समर्थन किया जो इसकी लय से मेल खाते थे, और इसने बाकी सब चीजों का विरोध किया। वह प्रतिरोध क्षेत्र का दमन था। इसी वजह से आक्रमणकारी अक्सर भारी सैन्य बल के साथ आते थे, फिर भी उन्हें नियंत्रण बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता था। इसके विपरीत मूल निवासी स्वाभाविक रूप से पलायन करते थे। यही कारण था कि विजेता शायद ही कभी किसी जीते हुए राज्य में अपनी ही आबादी की भारी संख्या में स्थापना करते थे। भले ही वे सैन्य रूप से जीत जाएं, लेकिन समय के साथ साथ वह राज्य स्वयं ही उन्हें कुचल देगा, जब तक कि वे अनुकूलन के लिए भारी कीमत न चुकाएं। किसी क्षेत्र का दमन एक अन्य कारक पर भी निर्भर कर सकता है, जैसे कि वह क्षेत्र एक दुनिया बनने के बाद किस प्रकार विकसित हुआ। जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र परिपक्व होते गए, कुछ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए, तब तक उनके कानून केवल स्थिर नहीं रह गए थे। राज्य की इच्छा, जो कभी केवल सहज अस्वीकृति और सुधार के माध्यम से कार्य करती थी, अब एक आधार की तलाश करने लगी थी। वह इनका हमेशा से ही स्थानीय निवासी था। राज्य के स्वामी कभी बाहरी नहीं थे, वे इस धरती से उत्पन्न हुए थे, आरंभ से ही इसके नियमों द्वारा आकारित हुए थे। उनके शरीर, आत्मा और विकास पथ स्वाभाविक रूप से इस राज्य की लय के अनुरूप थे। इसी कारण जब राज्य ने किसी प्रतिनिधि का चयन किया तो वह केवल अपने ही बच्चों में से चुन सकता था, और उन मूल निवासियों में से केवल 2 ही प्रकार के लोगों को चुना जाता था, सबसे मजबूत या फिर सबसे असाधारण। जब ऐसा व्यक्ति मन को गहराई से प्रभावित करता था तो रिश्ता बन जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का स्वामी बन जाता है, उसकी स्थिति में मौलिक रूप से परिवर्तन आ जाता है। उनकी शक्ति असीम रूप से नहीं बढ़ी, नहीं उन्होंने उस क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ा। इसके बजाय उन्हें उस क्षेत्र द्वारा अनुमत सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया गया। उस दुनिया में जो भी अधिकतम अनुमत शक्ति थी, उस क्षेत्र का स्वामी तुरंत वहां पहुंच गया। विदेशी लोग अपने ही राज्य में भारी कीमत चुकाए बिना उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की इच्छाशक्ति भी बढ़ सकती थी, जो बदले में राज्य के स्वामी के समान थी। क्षेत्र के स्वामी की उपस्थिति में यदि पहले इच्छाशक्ति सहज प्रवृत्ति के माध्यम से कार्य करती थी, तो क्षेत्र के स्वामी के प्रकट होने के बाद उसमें इरादा उत्पन्न हो जाता था। अब इच्छाशक्ति अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं करती थी, वह राज्य के स्वामी की इच्छाओं के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करती थी। क्षेत्र स्वामी के माध्यम से दुनिया विशिष्ट लक्ष्यों पर अपना दमन केंद्रित कर सकती थी। ये चयनित क्षेत्रों को सुदृढ़ कर सकती थी, आक्रमणकारियों को चुनिंदा रूप से कमजोर कर सकती थी, और यहां तक कि विरोधियों की शक्ति को भी कमजोर कर सकती थी। संक्षेप में, वह क्षेत्र अब अकेला नहीं था, उसके बगल में कोई व्यक्ति था। इसीलिए किसी परिपक्व राज्य पर आक्रमण करना जिसमें राज्य का स्वामी मौजूद हो, किसी ऐसे राज्य पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था जिसमें राज्य का स्वामी न हो। हालांकि किसी क्षेत्र का स्वामी बनना बिना किसी कीमत के मिलने वाला वरदान नहीं था। ये संबंध दोनों पक्षों के लिए था। जैसे ही किसी मूल निवासी ने यह भूमिका स्वीकार की, उसका भविष्य राज्य के विकास से जुड़ गया। उसकी क्षमता स्वयं उस दुनिया तक ही सीमित हो गई। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, चाहे उसका सफर कितना भी असाधारण रहा हो, वह कभी भी उस सीमा को पार नहीं कर सकता था जिसे वह राज्य संभाल सकता था। सैद्धांतिक रूप से यदि किसी क्षेत्र की अनुमत सीमा इतनी अधिक हो तो उस क्षेत्र का स्वामी पल भर में नश्वर से देवत्व प्राप्त कर सकता है। यह प्रभाव का अतिरंजित वर्णन था, लेकिन विचार सटीक था। वह क्षेत्र उन्हें तुरंत अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंचा देता था, लेकिन वह छत भी एक जेल थी। यदि किसी क्षेत्र की शक्ति एक निश्चित स्तर तक ही सीमित हो तो उस क्षेत्र का स्वामी सदा के लिए वहीं स्थिर रहेगा। चाहे उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा उन्हें देवत्व से भी आगे ले जाने का संकेत दे, चाहे उनकी समझ या महत्वाकांक्षा उस संसार से कहीं अधिक हो, वे उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। राज्य इसकी अनुमति नहीं देगा। एक और प्रतिबंध दूरी थी। एक लोक स्वामी अपने लोक को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ सकता था। जितना दूर वे जाते, संबंध उतना ही कमजोर होता जाता और परिणाम उतने ही गंभीर होते जाते। दीर्घकालिक अनुपस्थिति असंभव थी। विभिन्न लोकों में लंबी यात्रा निषिद्ध थी। अधिक से अधिक वे प्रभाव, अवतार या सीमित अभिव्यक्तियां प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप स्थिर रहता था। वे ऐसे शासक नहीं थे जो ब्रह्मांड की यात्रा करते थे। वे एक ही भूमि के प्रति समर्पित संरक्षक थे। इसके अलावा भी कई नुकसान थे। उनका भाग्य राज्य की स्थिरता से जुड़ गया था। यदि राज्य को क्षति पहुंचती तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता। यदि राज्य कमजोर होता तो वे भी कमजोर हो जाते। यदि राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता तो राज्य का स्वामी भी उसके साथ ही नष्ट हो जाता। इसी कारण राज्य की इच्छा उस बंधन को बाध्य नहीं कर सकी। सहमति आवश्यक थी। दुनिया मदद के लिए हाथ बढ़ा सकती थी, लेकिन चुने हुए व्यक्ति को इसे स्वीकार करना पड़ता था, और कई असाधारण लोगों ने इसे ठुकरा दिया। असीम विकास, अंतहीन अन्वेषण या लोकों से परे मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए किसी लोक का स्वामी बनना एक प्रकार का बंधन था। शायद एक शानदार पिंजरा, लेकिन फिर भी एक पिंजरा ही। यही कारण था कि ब्रह्मांड भर में कई प्रमुख जातियों के पास क्षेत्र स्वामी नहीं थे। राज्य की अपनी कठोर चयन प्रक्रिया को एक तरफ रखते हुए विशाल और विपुल जातियों के अधिकांश शक्तिशाली व्यक्ति ऐसे प्रतिबंधों से कभी सहमत नहीं होते। वे स्वतंत्रता, विस्तार और अनेक लोकों में सर्वोच्चता को महत्व देते थे। एक ही दुनिया से बंधे रहना, चाहे इससे उन्हें उसमें कितनी भी शक्ति प्राप्त हो जाए, अस्वीकार्य था। इसलिए यद्यपि लोक स्वामी अस्तित्व में थे, वे अधिकतर कमजोर लोकों में ही पाए जाते थे, फिर भी वे दुर्लभ ही थे। दमन की बात पर वापस आते हैं। बूढ़ा व्यक्ति इस समय जिस चीज का अनुभव कर रहा था वह तथाकथित क्षेत्र दमन था। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के बाद यह नरक से आने वाले भयानक अनुभव जितना भयानक नहीं था, लेकिन फिर भी इससे निपटना कष्टदायक था। बूढ़ा आदमी अभी इमारत की दहलीज पार ही कर रहा था कि उसके पीछे की जगह अचानक मुड़ गई। एक पतली सी दरार खुल गई।
उसमें से एक बौना निकला। वह अधेड़ उम्र का प्रतीत होता था, उसके लंबे चांदी जैसे बाल ढीले ढाले ढंग से पीठ पर बंधे थे और उसकी शांत तीक्ष्ण आंखें सदियों का अनुभव लिए खड़ी थीं। पहले मिले कवचधारी रक्षकों या सामरिक कर्मियों के विपरीत इस बौने ने पारंपरिक औपचारिक वस्त्र धारण किए हुए थे। गहरे हरे और सफेद रंग के परतदार कपड़े उसके शरीर पर लिपटे हुए थे, जिन पर पत्तों की कढ़ाई की गई थी। उसके शरीर में संयमित शक्ति का हल्का हल्का स्पंदन हो रहा था। चौथा स्थान। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसकी निगाहें एक ही आकृति पर टिक गईं। बुजुर्ग आदमी। उस अंतरिक्ष में और कुछ भी उसे अस्तित्व में नहीं प्रतीत होता था। स्पार्टन, लिली, बिगिनिंग, सेरेना, सशस्त्र अंगरक्षक, यहाँ तक कि स्पार्टन की बाहों में बेहोश पड़ा माइकल भी, सब कुछ फर्नीचर की तरह पूरी तरह से अनदेखा किया गया। उसकी आंखें जरा भी नहीं झपकी, उसका ध्यान जरा भी नहीं भटका। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आदरणीय अतिथि, बौने ने गर्मजोशी और शालीनता से भरी मेजबान की शैली में कहा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुड़ा और बिना किसी तनाव को कम किए बौने की निगाहों से नजरें मिलाईं। दोनों चौथे दर्जे के प्राणी चुपचाप एक दूसरे को निहारते रहे, उनकी आभाएं हल्के से छूती रहीं, मानो बिना किसी शत्रुता के एक दूसरे का परीक्षण कर रही हो। अधेड़ उम्र के बौने ने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखते हुए सोचा कि वह किस जाति का है। पहली नजर में वह बूढ़ा आदमी इंसान जैसा दिखता था। केवल यही बात मायने नहीं रखती थी। ब्रह्मांड मानवाकार प्रजातियों से भरा हुआ था, हजारों हजारों की संख्या में। उनमें से अधिकांश की मूल आकृति एक जैसी थी, दो भुजाएं, दो पैर, सीधी मुद्रा और जानी पहचानी चेहरे की बनावट। जब तक किसी प्रजाति में कोई विशिष्ट लक्षण न हो, उन्हें एक नजर में पहचानना संभव नहीं था। स्टाबोन अपनी नीली तारों से सजी त्वचा के कारण आसानी से पहचाने जा सकते थे। ड्रेकबलर को पहचानना भी उतना ही आसान था। उनके शरीर पर मौजूद शल्क, सींग या अन्य राक्षसी लक्षण उनकी वंश परंपरा को उजागर कर देते थे, चाहे वे इसे कितनी भी अच्छी तरह से छिपा लें। लेकिन अगर कोई नस्ल आधारभूत स्तर के काफी करीब हो, तो एक कुशल पर्यवेक्षक भी केवल अनुमान ही लगा सकता है। इसके लिए गहन विशेषज्ञता, क्षेत्रीय वंशों का ज्ञान और सूक्ष्म संकेतों का अध्ययन करने की आदत आवश्यक होगी। उस बौने ने ऐसा नहीं किया। वह वंशानुक्रम का विद्वान नहीं था। वह इस पद के संरक्षक थे और ऐसे मामलों को संभालने वाले व्यक्ति थे जिनमें शक्ति और अधिकार की आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी की संभावित उत्पत्ति के बारे में विचार उसके मन में आया, तुरंत ही एक और विचार आया, जो तीखा और अप्रिय था। एल्फ भी मानवाकार थे। यह एहसास उसे एक हल्के थप्पड़ की तरह लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मन ही मन वह कठोर हो गया। अपने लोगों की तुलना ब्रह्मांड की असंख्य मानव समान जातियों से करना गलत, लगभग अपमानजनक लगा। यह एक प्रकार की ईशनिंदा प्रतीत हुई। वह लगभग इसे सुन सकता था। राज्य की पूर्व रानियां और शासक उसे नीची नजरों से देख रही थीं। मानवरूपी, क्या अब आप हमें इसी तरह से कमतर आंकना चाहते हैं? कदापि नहीं। उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया और अपने मन में उन पिछली रानियों और शासकों से मौन माफी मांगी जिनका वह सम्मान करता था, मानो वे किसी तरह उसे सुन ले और इस तरह की लापरवाह तुलना करने के लिए उसका न्याय करें। सच कहें तो एल्फ जाति में राजाओं की तुलना में रानियों की संख्या अधिक होती थी। ये संख्या का सीधा सा मामला था। मादा एल्फ आबादी का एक बड़ा हिस्सा थी। उनकी औसत आयु थोड़ी अधिक थी और वे राज्य में ही रहना पसंद करती थी, न कि इधर उधर भटकना। नेतृत्व प्रतिभा के साथ साथ उपलब्धता पर भी निर्भर करता था। इसका मतलब यह नहीं था कि एल्फ एक महिला प्रधान समाज थे। वे अमाजारी लोगों की तरह नहीं थे, जहां मात्र सत्ता निर्विवाद सिद्धांतों के आधार पर शासन करती थी और पुरुष सत्ता वास्तविक से कहीं अधिक औपचारिक थी। एल्फ नेतृत्व व्यावहारिक था। जो भी सबसे उपयुक्त होता था वही नेतृत्व करता था, चाहे वह पुरुष हो या महिला। संयोगवश अक्सर वह व्यक्ति एक महिला ही होती थी। फिर भी एल्फ जाति को मानव जैसी जातियों की उसी स्पष्ट श्रेणी में रखने का कोई बहाना नहीं था। कदापि नहीं। बेशक इनमें से कोई भी बात उनके चेहरे पर नजर नहीं आई। चौथे रैंक के अधिकारी के रूप में उन्हें दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा को बनाए रखना था। उन्हें सूचना मिली थी कि रैंक 4 का एक सैनिक आ गया है। इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी से उन्हें काफी जोखिम का आकलन करना था। हालांकि सीधे सीधे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, अभी नहीं। इसलिए उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और मेजबान का लहजा बनाए रखा। स्वागत है, उन्होंने फिर कहा। उनकी आवाज मधुर थी। क्या मैं आपका नाम और मूल स्थान जान सकता हूं? उन्होंने आगे कहा, ताकि मैं आपको ठीक से संबोधित कर सकूं। बूढ़े व्यक्ति ने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं कैलम आर्डेंट हूं, ऑरोरा फेडरेशन का एक स्टार जनरल, उसने शांत भाव से कहा। मैं यहां अपनी जाति के एक कनिष्ठ सदस्य की सहायता करने आया हूं जिसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। शब्द धीरे से ग्रहण हुए, लेकिन वे अनदेखे नहीं रह गए। कुछ क्षणों के लिए सेरेना सहित कई कल्पित बौने लगभग अदृश्य रूप से रुक गए, फिर उन्होंने अपनी गंभीरता वापस पाली। ऑरोरा का क्षेत्र विशेष था। इसका नाम न तो ब्रह्मांड की प्राचीन महाशक्तियों में गिना जाता था, न ही यह अपनी अपार सैन्य शक्ति या युगों को आकार देने वाले देव समान व्यक्तित्वों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसे नजरअंदाज करना असंभव था, क्योंकि ऑरोरा तेजी से बढ़ रही थी। सभ्यताएं आमतौर पर एक अनुमानित मार्ग का अनुसरण करती हैं। यदि उन पर विजय प्राप्त नहीं की गई, तो उन्होंने आंतरिक रूप से विकास किया, जादू या समकक्ष प्रणालियों को जागृत किया, और उस प्रणाली में एक निश्चित शिखर पर पहुंचने के बाद ही व्यापक ब्रह्मांड के साथ गंभीरता से बातचीत करना शुरू किया। ऑरोरा ने उस परंपरा को तोड़ दिया था। अक्सर यह सिद्धांत दिया जाता था कि वे उन दुर्लभ सभ्यताओं में से एक थे जिन्होंने जादू को पूरी तरह से समझने या उसके संपर्क में आने से पहले ही अपने दायरे से बाहर कदम रखा था। पहले तो कई लोगों ने इन सिद्धांतों को खारिज कर दिया था। स्टाबोन जैसी जातियों को छोड़कर वास्तव में कितनी जातियां केवल प्रौद्योगिकी के दम पर मजबूती से खड़ी रह सकती थी? आखिरकार सभी नस्लें स्टाबोन की तरह विचित्र नहीं थीं। हालांकि ऑरोरा का विस्तार जारी रहा। उन्होंने देवताओं के अस्तित्व में आने से पहले ही साम्राज्य स्तरीय नौसेनाओं का निर्माण कर लिया था।
उन्होंने ऐसे राज्यों पर कब्जा कर लिया जिनके स्वामी उन राज्यों के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली थे, और किसी तरह असंभव रूप से वे इससे बच गए। अब तक ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जा चुकी थी कि अरोरा ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे तेजी से विकसित होने वाली सभ्यताओं में से एक थी। सबसे शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन उसकी प्रगति ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। ये सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि अरोरा से एक स्टार जनरल स्वयं यहाँ उपस्थित थे। सेरेना का आश्चर्य क्षणिक था लेकिन वास्तविक था। उसकी नजरें पल भर के लिए कैलुम की ओर घूमी, फिर उसने उन्हें पूरी तरह से छिपा लिया। अधेड़ उम्र के बौने को भी वैसी ही क्षणिक प्रतिक्रिया महसूस हुई। अरोरा तो बस यही था। फिर भी उनकी प्रतिक्रिया भय वाली नहीं थी। अरोरा न तो एल्फ राज्यों की दुश्मन थी और न ही वे कोई ऐसी प्रभावशाली शक्ति थी जिसके लिए तत्काल सावधानी बरतने की आवश्यकता हो। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। यहाँ एक स्टार जनरल है स्वयं। अधेड़ उम्र के बौने ने अंततः अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित किया। उसकी निगाहें सेरेना पर टिक गईं। तभी उसे उसकी हालत का सही अंदाजा हुआ। उसका कवच खरोचों से भरा और फीका पड़ गया था। उसके बालों में धूल जमी थी, आस्तीनों पर हल्का सा रंग फीका पड़ गया था, और उसकी आंखों में एक थकावट भरी जकड़न थी जिसे किसी भी तरह के संयम से छिपाया नहीं जा सकता था। ये वही संयमित थकावट थी जिसे उसने खुद कैलम में पहचाना था। वे ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने बिना आराम किए एक लंबा सफर तय किया हो। फिर उसकी नजरें दोबारा कहीं और भटक गईं। मरे हुए लोग। उन्हें वहां पहुंचते ही पता चल गया था कि वे क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं था। एक ऐसे बौने के रूप में जिसकी प्रकृति के साथ आत्मीयता उसकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ गहरी होती गई, उसने अमरता को देखने से बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। उन्होंने उसके मन में एक हल्की सहज घृणा उत्पन्न कर दी जो जीवित प्रणालियों के साथ सदियों के संपर्क से उत्पन्न एक प्रतिवर्त थी। लेकिन फिलहाल उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एल्फ थोड़ा सा सेरेना की ओर मुड़ा, उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले और उसकी आवाज एक नियंत्रित संचार में बदल गई जिसे केवल सेरेना ही सुन सकती थी। लड़का कौन है? उसकी निगाहें स्पार्टन की बाहों में पड़े बेहोश व्यक्ति से हटी नहीं। उन्हें पहले से ही पता था कि इसका जवाब सरल नहीं हो सकता। चौथे रैंक के रूप में वह यहाँ किए जा रहे कार्यों की कीमत को समझता था। इस स्तर पर एल्फों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार कोई साधारण बात नहीं थी। इसमें संसाधनों और कृपा का उपभोग होता था। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित था जिनका अस्तित्व मायने रखता था। बेशक सभी एल्फ उपचारों में किसी की पूरी संपत्ति खर्च नहीं हो जाती थी, लेकिन लड़के में जिस स्थिति का उसे हल्का सा एहसास हो रहा था वह ऐसी ही एक स्थिति थी जिसमें काफी खर्च होता था। चौथे रैंक के किसी भी व्यक्ति ने एक साधारण बच्चे को विभिन्न लोकों में पहुंचाया। सेरेना का जवाब भी उतनी ही खामोशी से आया। मुझे पक्का पता नहीं है, उसने कहा, लेकिन मुझे संदेह है कि वह अरोरा लोक का एक पवित्र बालक हो सकता है। कुछ देर का विराम रहा। अधेड़ उम्र के बौने ने अपनी भौहें ऊपर उठाने की इच्छा जताई। हर वो साम्राज्य जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, हर वो सभ्यता जो काफी शक्तिशाली हो गई, अंततः ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म देती है। भाग्य के संगम पर जन्मे बच्चे। कभी कभी वे प्रतीक बन जाते थे, कभी हथियार, कभी आपदा, कभी मुक्तिदाता, कभी कभी क्षेत्र के स्वामी। अन्य जातियों के बारे में ऐसी बहुत कम चीजें थी जिनमें उनकी सचमुच रुचि हो सकती थी। वे बहुत लंबा जीवन जी चुके थे, बहुत कुछ देख चुके थे और बाहरी मामलों का बहुत अधिक विश्लेषण कर चुके थे, इसलिए वे आसानी से विचलित नहीं होते थे। लेकिन अरोरा जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य का एक पवित्र बच्चा, वह अलग था, बहुत अलग। बेहोश लड़के को दोबारा देखते हुए उसकी निगाहें लगभग अनजाने में ही तेज हो गईं। तो यही कारण था, ये भी जितना महत्वपूर्ण था कि अरोरा ने स्वयं एक स्टार जनरल को भेजने का फैसला किया। दिलचस्प, बहुत ही रोचक। एल्फ्स कई चीजों के प्रति उदासीन थे, लेकिन एक पवित्र बच्चा उन चीजों की सूची में नहीं था जिन्हें वे नजरअंदाज कर सकते थे, खासकर जब वह एक शक्तिशाली जाति से आया हो। तो फिर हमें और देर नहीं करनी चाहिए, अधेड़ उम्र के बौने ने कहा। यदि युवक की हालत उतनी ही गंभीर है जितनी दिख रही है, तो हर पल की बर्बादी हमारे लिए उपलब्ध रास्तों को और भी सीमित कर देगी। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए स्पार्टन और उसकी बाहों में बेहोश पड़े लड़के पर टिकी। इस बार उसकी आंखों में घृणा या निंदा का कोई निशान नहीं था, केवल आकलन था। उन्होंने आगे कहा, एल्वन उपचार प्रभावी है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होगा, खासकर आत्मा से संबंधित चोट के लिए। कैलम ने जवाब में अपना सिर झुका लिया। धन्यवाद, बूढ़े व्यक्ति ने सरल शब्दों में कहा। उस बौने ने एक बार फिर उसकी निगाहों में देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वह थोड़ा मुड़ा और एक हाथ से आगे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं आंतरिक कक्ष में तत्काल प्रवेश की अनुमति दूंगा। बाकी सभी प्रक्रियाएं बाद में पूरी की जा सकती हैं। सेरेना ने राहत की एक गहरी सांस ली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि वह रोके हुए थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। राहत की एक झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन अनुशासन ने उसे गायब कर दिया। जैसा आप आदेश दें, उसने कहा। अधेड़ उम्र के बौने ने बेहोश पड़े लड़के पर आखिरी नजर डाली। माइकल को वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। बेहोश होने के बाद उसने खुद को आधी जागृत आधी सोई हुई अवस्था में पाया। उसे नहीं पता था कि उसने उसमें कितना समय बिताया। आधी नींद में होने के कारण वह बाहर की गतिविधियों को सूक्ष्म रूप से सुन सकता था। आत्मा को चोट, एल्फ साम्राज्य, अजीबोगरीब शारीरिक बनावट, किसी प्रकार का युद्ध संघर्ष, इंतजार। क्या कोई लड़ रहा था? कहाँ? थोड़ी मशक्कत के बाद माइकल ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसे गर्माहट का एहसास हुआ। वह चिकनी जीवित लकड़ी से बनी एक चौड़ी सतह पर लेटा हुआ था। किनारों पर काई जैसे मुलायम रेशे लगे थे जो उसकी त्वचा को ठंडक पहुंचा रहे थे। उसके ऊपर छत एक प्राकृतिक मेहराब के रूप में उठी हुई थी। मोटी जड़ों ने उसका ढांचा बनाया हुआ था। उन पर छोटे छोटे पत्ते उग रहे थे, स्वस्थ और शांत, हवा न होने के बावजूद भी हल्के से हिल रहे थे।
ऊपर की संकरी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी बिखरी हुई और कोमल थी, मानो सूरज की रोशनी जंगल की छतरी से होकर गुजर रही हो। इसने कमरे को हरे और सुनहरे रंगों से रंग दिया। ये दीवारें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दीवारों जैसी नहीं थीं। ये बड़े पेड़ों के तने और पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाई गई थी, जिनमें कोई जोड़ नहीं था। फर्श में थोड़ी थोड़ी दूरी पर साफ पानी के कुंड बने हुए थे, जिनकी सतह एकदम स्थिर थी और ऊपर से गिरते पत्तों का प्रतिबिंब दिख रहा था। हवा साफ थी, वहां नम मिट्टी, ताजी छाल और बहते पानी की महक थी। हर सांस पिछली सांस से हल्की लग रही थी, मानो कमरा ही उसके सीने से बोझ हल्का कर रहा हो। माइकल ने हिलने की कोशिश की। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। स्मृति के कुछ अंश वापस आने लगे। फिर उसे कमरे के बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, जिससे उसके विचार टूट गए। ये बल के बल से टकराने की एक धीमी गूंज की तरह था। कमरे ने बाहर हो रही घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उनका प्रतिबिंब दिखाया। पत्तियां नहीं हिली, पानी में कोई हलचल नहीं हुई, जमीन स्थिर थी। बाहर जो कुछ भी हो रहा था, ये स्थान उसे सहन करने में सक्षम था। माइकल को धीरे धीरे अपनी चेतना का एहसास होने लगा। उसने अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कर लिया। जड़ों ने उसे ढक लिया था। वे मोटे और हल्के हरे रंग के थे, जो उसकी बाहों, पैरों, छाती और कमर के चारों ओर सावधानीपूर्वक लिपटे हुए थे। वे तंग या जकड़ने वाले नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे उसकी त्वचा पर धीरे से दबाव डाल रहे थे, हल्की हल्की धड़कन महसूस कर रहे थे, मानो वे उसके साथ सांस ले रहे हों। उसके शरीर के बड़े हिस्से पर एक ठंडा, अजीब सा पेस्ट लगा हुआ था। ये हरा, गहरा और मिट्टी जैसा रंग था, जो उसकी छाती, कंधों और अंगों पर असमान परतों में फैला हुआ था। इसमें कुचले हुए पत्तों और रस की हल्की सी गंध आ रही थी। माइकल ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया। वे हटे। इसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ। उसने और नीचे देखा, खुद का और भी ध्यान से जायजा लिया। उसकी त्वचा बिल्कुल साफ थी। कोई निशान नहीं, कोई घाव नहीं। उस लड़ाई का कोई बचा हुआ निशान नहीं, जिसे वह धुंधला सा याद कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कभी कुछ हुआ ही न हो, नए की तरह अच्छा। और अभी तक माइकल ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। कुछ गड़बड़ थी। उसे जो कमजोरी महसूस हो रही थी, वह अभी भी बरकरार थी। ये सूक्ष्म, गहरा और परिभाषित करना कठिन था। यह उसकी मांसपेशियों से नहीं आ रहा था। जब उसने अपना हाथ फिर से हिलाया, तो उसमें ताकत थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसकी धड़कन शांत थी। यह शारीरिक नहीं था, यह एहसास कहीं भारी था, उसके सीने के पीछे और उसके विचारों के पीछे कहीं बैठा हुआ। जैसे थकावट जिसे नींद छू भी नहीं सकती। जैसे उसके अंदर कुछ घिसकर पतला हो गया हो और अभी तक वापस ठीक न हुआ हो। आत्मा को चोट। धुंधलेपन के बीच से गूंजती हुई पहले की अधूरी सुनी हुई आवाजें उसके कानों तक वापस आ गईं। तो बस यही था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे एक और आवाज सुनाई दी। दूरस्थ। म्यूट किया गया। एक धीमी, लयबद्ध दबाव, जैसे दूर से आती लहरें या पहाड़ों के पीछे गूंजती गड़गड़ाहट। बल का बल से टकराव। ये किसी युद्ध की तरह लग रहा था। माइकल की निगाहें सहज रूप से कमरे के किनारों की ओर घूमी। वह किसी हलचल की तलाश कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माइकल को बेचैनी महसूस हुई। कमरे की शांति ने उसे कंबल की तरह लपेट लिया, लेकिन आराम देने के बजाय इसने दीवारों के पार से आने वाली दूर की आवाजों को और भी भारी बना दिया। उसने धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसकी हरकत से जड़ें तुरंत ढीली पड़ गईं। जड़ों के पीछे हटने पर उसकी त्वचा पर लगा हरा पेस्ट थोड़ा सूख गया और पतली परतों में झड़कर जमीन पर गिर गया और गायब हो गया। माइकल ने अपने पैर नीचे लटकाए और खड़ा हो गया। उसे चक्कर नहीं आ रहे थे, शारीरिक कमजोरी भी नहीं थी। उसका संतुलन स्थिर था, सांसें नियमित थीं। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन बना हुआ था, हल्का लेकिन स्पष्ट। उसने एक बार मुट्ठी भींची, फिर उसे ढीला छोड़ दिया। मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह विचार स्वाभाविक रूप से आया। माइकल ने अपना सिर कमरे के दूसरी तरफ घुमाया। वहां एक दरवाजा था। ये खुला हुआ था। इसके बाहर से हल्की हरी रोशनी अंदर की ओर फैल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके भीतर एक और सहज प्रवृत्ति जागृत हुई। उसका अमर प्राणी। एक क्षण के लिए भय की एक तीखी लहर उसके सीने में दौड़ गई। उसने सहज रूप से उस बंधन की ओर हाथ बढ़ाया जो उसे उनसे जोड़ता था। जवाब तुरंत आ गया। एक साथ दर्जनों लोगों ने उसे जवाब दिया, और वे काफी करीब थे। माइकल की सांस एक पल के लिए अटक गई, फिर उसने धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। उसका मन शांत हो गया। उसके सीने में कसी हुई गांठ ढीली पड़ गई और उसकी जगह एक शांत राहत ने ले ली, जिससे उसके कंधे थोड़े झुक गए। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं उसने उन सबको खो न दिया हो। फिर एक और विचार आया। जिन्होंने जवाब नहीं दिया, 100 से अधिक उपस्थितियां गायब हो गईं। माइकल चलना बंद कर दिया। उसके मन में तस्वीरें कौंध गईं। युद्ध की यादें टुकड़ों टुकड़ों में फिर से उभर आईं। इस दुनिया में आने के बाद से यह उनके द्वारा लड़ी गई सबसे गंभीर लड़ाई थी। माइकल का जबड़ा कस गया। पहले वह अपनी ताकत को लेकर आश्वस्त था, आत्मविश्वासी था। उसे विश्वास था कि वह इस दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब वह सुकून फीका लगने लगा था। अपर्याप्त। मुझे और अधिक की आवश्यकता है, और अधिक ताकत, और अधिक शक्ति, न तो गर्व के लिए और न ही दिखावे के लिए, ताकि उसे फिर कभी इतनी बेबसी महसूस न करनी पड़े। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या उसके ही मरे हुए साथी उसे यहाँ लाए थे? जिस तरह से उन्होंने उसे घेर रखा था, उसे देखकर तो यही लगता है। माइकल ने उन्हें वापस फोन नहीं किया। वह खुद स्थिति देखना चाहता था, और अगर कोई ध्यान आकर्षित करने वाली बात होती तो उसे दरवाजे के बाहर आने से बचना चाहता था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसे सुनाई देने वाली हलचल की आवाजें उसके मरे हुए साथियों से नहीं आ रही थी। कई विचार उसके मन में कौंध रहे थे, तभी माइकल दरवाजे से अंदर चला गया। माइकल बाहर निकल गया। सामने का दृश्य देखकर वह रुक गया।
सामने दूर दूर तक फैला एक विशाल जंगल था जो गहराई और रंगों की विभिन्न परतों से परिपूर्ण था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश की ओर उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके तने मोटे और प्राचीन थे। ऊपर फैली चौड़ी छतरियां एक दूसरे को ढक रही थीं, जो प्रकाश को छानकर नर्म किरणों में बदल रही थीं और जमीन को हरे रंग के बदलते रंगों में रंग रही थीं। पत्तियां गति से जीवंत लग रही थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन जड़ों और काई से मिली हुई ठोस मिट्टी थी। पगडंडियों के किनारे शांत समूहों में फूल खिले हुए थे। उनके रंग चटक होने के बजाय सौम्य और शांत थे। स्वच्छ धाराएं कुछ कुछ अंतरालों पर जंगल से होकर बहती थीं। उनका पानी इतना शुद्ध था कि उसमें ऊपर के आकाश और पत्तों का प्रतिबिंब पूर्ण स्पष्टता से दिखाई देता था। माइकल घूरता रहा। यह नरक जैसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, दूसरी प्रतिक्रिया भ्रम की थी। ये कौन सी मंजिल है? उसने धीरे से सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। माना वातावरण में घनी समृद्ध माना ऊर्जा व्याप्त थी, जो हर दिशा से उसकी इंद्रियों पर धीरे धीरे दबाव डाल रही थी। माना कि यह सघनता उसके पहले के किसी भी अनुभव से कहीं अधिक थी। यह अरोरा से कई गुना अधिक ऊंचा था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी धड़कन अनजाने में ही तेज हो गई। ये स्थान कहाँ था? इस मोड़ पर माइकल को लगा कि अपने साथी मृतकों से सलाह लेना ही सबसे अच्छा विकल्प है। उनमें से कई से संपर्क करने के बाद उसने पाया कि वे भी उसकी तरह ही असमंजस में थे। उन सभी ने एक ही बात कही। वे संयोगवश यहाँ आ गए थे और उन्हें माइकल की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। जहां तक उसके अलावा उसके मरे हुए प्राणियों को आदेश देने की क्षमता का सवाल है, तो ये केवल उच्च स्तर के मरे हुए प्राणी ही हो सकते थे। फिर भी किसी कारणवश वह उन सभी को महसूस नहीं कर पा रहा था। उदाहरण के लिए स्पार्टन और घोस्ट कहीं भी नहीं मिले। बिगिनिंग और लिली की बात करें तो वह उन्हें पास ही महसूस कर सकता था, लेकिन वे सो रहे थे। इन सब बातों से माइकल सतर्क हो गया। लुप्त हो जाओ, माइकल ने खाली हवा में पुकारा जैसे ही उसके पैरों के नीचे की परछाई हिली। मास्टर, आपके ठीक होने पर बधाई। उसके पीछे से धीमी आवाज आई। माइकल मुड़ा। उसके पैरों के नीचे की परछाई लहराई, फिर जमीन से ऐसे हट गई जैसे कोई पर्दा हटाया जा रहा हो। फिर बिना आवाज किए प्रकट हुआ। उसका शरीर स्थिर हो गया और उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद, माइकल ने बिना सोचे समझे कहा। यह शब्द उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल गया। इसके बाद ही वह रुका। क्या मैंने अभी अभी एक मरे हुए प्राणी को धन्यवाद दिया? यह विचार क्षण भर के लिए मन में आया, फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गया। उसने पहले भी अनगिनत बार ऐसा किया था। अब इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। माइकल की निगाहें और भी तेज हो गईं क्योंकि तुरंत ही एक और सवाल सामने आया। तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं थी? उसने पूछा। तुम मेरे बाहर निकलने के बाद ही मेरे पास आई। फेट थोड़ा सीधा हुआ। उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। जिस कक्ष में तुम्हें रखा गया था उसमें ऐसी ऊर्जा थी जो मुझ जैसे मरे हुओं के लिए हानिकारक है। उसने शांत भाव से उत्तर दिया। ये जानलेवा नहीं थी, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से शरीर का क्षरण हो सकता था। तुम्हें अंदर ले जाते ही हमने इसकी प्रकृति का पता लगा लिया था। माइकल ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। और तुम बस बाहर ही रहे? हाँ, फेड ने कहा। हम जानते थे कि यह स्थान उपचार के लिए बना है। हम बंधन के माध्यम से हर समय आपकी स्थिति को महसूस कर सकते थे। आपके जीवन को किसी खतरे का कोई संकेत नहीं था। जबरदस्ती प्रवेश करने से प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती और संभवतः आपकी स्थिति और बिगड़ जाती। उसने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। मैं आपके साथ न रहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। माइकल ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। आपने सही फैसला लिया। फेड आधे सेकंड के लिए रुका, फिर उसने अपना सिर और झुकाया। जैसा आप कहें, स्वामी। माइकल ने उसकी ओर देखे बिना वापस जंगल की ओर देखा। फिर उसने फेड की ओर एक नजर डाली। क्या आपको पता है कि हम कहाँ हैं? उसने पूछा। तारांकन। टिप्पणी, संभावित त्रुटियों को दूर करने के लिए अगले अध्याय को रिफ्रेश करें। फेड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हम एल्फों के लोक में हैं, उसने कहा। क्या आपको पता है कि हम कहाँ हैं? माइकल ने पूछा। फेड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हम एल्फों के लोक में हैं, उसने कहा। माइकल जम गया। एल्फों का साम्राज्य, उसने दोहराया, मानो ये शब्द उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रहे थे। उसकी नजरें एक बार फिर जंगल पर घूमी। ऊंचे ऊंचे पेड़, स्वच्छ हवा, इतनी घनी ऊर्जा जो उसकी त्वचा से धुंध की तरह चिपकी हुई थी। उसने सोचा था कि यह नरक के निचले तल पर स्थित कोई अजीब सा इलाका है, लेकिन एक लोक, एक पूर्ण क्षेत्र, कैसे? उसकी छाती जकड़ गई और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह उसे दबा भी नहीं पाया। मैं यहाँ कैसे आ गया? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज इरादे से ज्यादा तीखी थी। फेड शांत रहा। उन्होंने कहा, तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हारी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। तुम्हारी हालत अस्थिर थी। फेड प्रक्रिया बिना रुके जारी रही। जब आप बेहोश हो गए तो स्पार्टन ने अन्य जाति के नेताओं से संपर्क किया। उसने पूछा कि क्या आपकी हालत को स्थिर करने का कोई तरीका है। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और उस समय मौजूद एल्फ नेता ने हाँ कहा, फेड ने जवाब दिया। लेकिन उचित इलाज के लिए आपको उनके राज्य में ले जाना होगा। तो बस यही था। माइकल को पहले से ही इसका शक था। फिर भी इसे स्पष्ट रूप से सुनकर सदमा और गहरा हो गया। यह महाद्वीपों के बीच की यात्रा नहीं थी, ग्रहों के बीच भी नहीं। यह सार्वभौमिक यात्रा थी, एक क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना। माइकल ने फिर से जंगल की ओर देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि यह वास्तविक नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो सोते सोते दुनिया बदल गई हो और वह ऐसी जगह जाग उठा हो जहां उसे कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। एक पल पहले वह अपने ही दायरे में रहकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब वह पूरी तरह से एक अलग ही दायरे में खड़ा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ और इतनी घनी ऊर्जा से भरा हुआ कि हर सांस में समा जाती थी। यहाँ से उसके मूल स्थान के बीच की दूरी ऐसी नहीं थी जिससे वह चलकर या उड़कर पार कर सके। ये दो दुनियाओं के बीच की दूरी थी।
यह विचार उसके सीने में भारीपन लेकर बैठ गया। हवा में व्याप्त घनी ऊर्जा भी उस सत्य के सामने कम महत्वपूर्ण प्रतीत हुई। वह कहीं और ही था। उसने निगल लिया तो स्पार्टन मान गया, माइकल ने धीरे से कहा। फेड ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जहां आप थे वहीं रहने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। उन्होंने वह विकल्प चुना जिससे आपके जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक हो। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह इसके लिए स्पार्टन को दोष नहीं दे सकता था, खासकर तब जब उसकी आत्मा टूटने की कगार पर थी। फिर भी वजन उतना ही बना रहा। उसे यह अजीब सी अनुभूति हुई कि वह पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में खड़ा है। माइकल ने अपनी आंखें खोली और फेड की ओर देखा। स्पार्टन कहाँ है? उसने पूछा। फेड ने एक हाथ उठाया और दूर की ओर इशारा किया। घने जंगल के ऊपर आसमान अब हरे और नीले रंग का शांत मिश्रण नहीं रह गया था। पेड़ों की चोटियों के ऊपर रंगों की पट्टियां आपस में लिपटी और एक दूसरे को ढकती हुई दिखाई दे रही थी। यहां से भी उस दिशा की हवा अधिक भारी और तीखी महसूस हो रही थी। माइकल ने बाहर कदम रखते ही इसे देख लिया था। सच कहूं तो उसे इसकी उम्मीद थी। वहां? माइकल ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, फेड ने जवाब दिया। स्पार्टन वही है। माइकल की निगाहें सख्त हो गईं। क्या करें? फेड ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह लड़ रहा है। ये बात बहुत असरदार साबित हुई। माइकल के सीने में एक गांठ सी बन गई। लड़ाई करना एल्फ साम्राज्य में? यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं। वह अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। उसे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। और तभी उसका सबसे ताकतवर मरे हुए सैनिकों में से एक किसी चीज से भिड़ गया। यह कोई अराजक युद्ध क्षेत्र या शत्रुतापूर्ण इलाका नहीं था जहां संघर्ष की उम्मीद की जाती हो। यह एल्फों का इलाका था। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने विचारों को स्थिर रखने की कोशिश की। कौन? उसने पूछा। और क्यों? फेड की निगाहें थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमी और फिर वापस उस पर टिक गईं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी वजह से है। माइकल ने पलकें झपकाईं। मुझे? वह शब्द उसके मुंह से निकल गया इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उन्होंने कहा, मैं बेहोश था। मैं भला क्या कर सकता था? फेड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले जंगल की ओर देखा, फिर माइकल की ओर, मानो सोच रहा हो कि कितना बोले। जब आप बेहोश थे, फेड ने कहना शुरू किया, कई बोनों ने आपके पास आने की कोशिश की। माइकल की भौहें तन गईं। मुझसे कैसे संपर्क करें? उन्होंने आपको देखने के लिए चुपके से करीब आने की कोशिश की। फेड ने शांत भाव से जवाब दिया। कुछ लोग सिर्फ देखना चाहते थे। कुछ ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की। कुछ ने छूने की कोशिश की। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। और आपने उन्हें रोक दिया? हाँ, फेड ने कहा। हर बार? माइकल के सीने में ठंडी झंझनाहट की एक लहर दौड़ गई। कितनी बार? उसने पूछा। फेड प्रक्रिया रुक गई। पर्याप्त। माइकल ने अपनी नाक से धीरे से सांस छोड़ी। तो फिर यह सब इस तरह कैसे हो गया? उसने पूछा। लड़ाई में कैसे बदल गया? फेड की आंखों में थोड़ी सी उदासी छा गई। उन्होंने कहा, शुरुआत में मुलाकातें संक्षिप्त थीं। लेकिन? माइकल ने जोर देकर पूछा। लेकिन स्थिति बदल गई, फेड ने आगे कहा। कैसे? मुझे नहीं पता गुरुजी, फेड ने कहा। बस इतना पता है कि कल्पित बोने हमें हराने पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगे थे। आपका इलाज करने वाले वैद्य ने कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो आपके इलाज का खर्च कम हो जाएगा। इसलिए हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने शांत भाव से कहा। वैसे भी बोने कोई परेशानी नहीं पैदा करते। जैसे ही फेड ने बोलना समाप्त किया, उनके बगल की हवा फट गई। खाली जगह में दो पतली दरारें दिखाई दी, शांत और साफ, मानो दुनिया को ही टुकड़ों में काट दिया गया हो। सबसे पहले एक आंसू चौड़ा हो गया। एक परिचित चेहरा बाहर निकला। कायलम आर्डेंट। अब बूढ़े आदमी का कोट साफ था, उसकी मुद्रा सहज थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले नहीं थी। ये चमक सूक्ष्म थी, लेकिन ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट थी। फिर दूसरा छेद और फैल गया। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके बाल चांदी जैसे लंबे और घने थे, जो उसकी पीठ पर घूंघट की तरह लहरा रहे थे। उसके कान लंबे और नुकीले थे और उसके चेहरे की झुर्रियां कठोर नहीं बल्कि कोमल थीं, मानो समय ने उसके साथ नरमी बरती हो। उसने कई परतों वाले एल्फ संस्कृति के वस्त्र पहने थे, जो सरल लेकिन गरिमा में थे, और उसकी निगाहों में सहजता से अधिकार झलक रहा था। एक एल्फ। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने पहले माइकल को देखा, फिर फेड को देखा और फिर वापस माइकल को देखा। उसकी आवाज स्थिर थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बोने कोई परेशानी नहीं पैदा करते? उसने दोहराया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कैलुम ने उसकी ओर अपना सिर घुमाया। मृत व्यक्ति क्या कहता है, इसकी परवाह मत करो, उसने उत्तर दिया। शब्द तिरस्कारपूर्ण प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उसके होठों के किनारे की हल्की सी मुस्कान ने उसकी पोल खोल दी। वह खुश था। ब्रह्मांड में जो भी जातियां अरोरा को जानती थीं, वे उसे कई नामों से पुकारती थीं। तकनीकी उन्नति के मामले में स्टाबोन के बाद दूसरे स्थान पर रहने का ही स्थान था। निम्न स्तरीय राज्यों में सबसे मजबूत सैन्य उपस्थिति रखने वाला, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे निम्न स्तरीय अलौकिक संघर्षों में लगभग अदृश्य थे। हालांकि ये विवरण प्रशंसा की तरह प्रतीत होते थे, लेकिन इनसे व्यापक ब्रह्मांड में अरोरा क्षेत्र की वास्तविक प्रतिष्ठा का भी पता चलता था। हालांकि अरोरा एक निम्न स्तरीय सभ्यता से बहुत आगे निकलकर मध्य स्तरीय सभ्यताओं की श्रेणी में प्रवेश कर चुकी थी, फिर भी वास्तविक शक्तियों में इसे अभी भी पूर्ण नहीं माना जाता था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। इसकी नींव कमजोर थी। फिर भी यह अपने आप में प्रभावशाली था कि अरोरा ने 400 वर्षों से भी कम समय में इतनी प्रगति कर ली थी। हालांकि उसी प्रतिभा ने अरोरा को अन्य सभ्यताओं के लिए एक कांटा भी बना दिया। बेशक इसका विरोध करने का साहस रखने वाले वही थे जिनकी शक्ति अरोरा के समान थी, और उनमें से अधिकांश पहले से ही अरोरा के शत्रु थे। ऐसा नहीं था कि अन्य सभ्यताएं इतनी तेजी से विकसित होने में असमर्थ थीं, बल्कि लगभग सभी सभ्यताएं जो इतनी तेजी से विकसित हुई, उन्होंने स्वयं को एक उच्चतर शक्ति के अधीन कर लिया था।
अरोरा ने ऐसा नहीं किया था, इसी वजह से यह खतरनाक था। यदि कोई जाति अपने दम पर 400 वर्षों में इस स्तर तक पहुंच सकती है, तो यदि उसे इसका दोगुना समय दिया जाए तो वह स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी, बशर्ते कि उसके मूल निवासी स्वयं को नुकसान न पहुंचाएं। सभी शक्तिशाली जातियों में एक समान विशेषता थी, उनके प्रभाव क्षेत्र में समान स्तर की सभ्यताएं एक साथ नहीं रह सकती थीं। ये क्रूर था, लेकिन ये ब्रह्मांड का नियम था और शक्तिशाली लोगों का अधिकार था। अरोरा के निकट स्थित सभ्यताएं ये बात समझती थीं। इसकी तीव्र विकास गति को देखते हुए वे अंततः अरोरा नामक इस विशालकाय जीव में समाहित हो जाएंगी। यदि वे अकेले इसे नहीं रोक सकती तो एकमात्र विकल्प एकजुट होकर इसका दमन करना ही था। शुरुआत में यह महज एक अस्थायी गठबंधन था, लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि अरोरा विकास जारी रखते हुए उन सभी का सामना कर सकती है, स्थिति बदल गई। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ये सभ्यताओं के बीच एक युद्ध बन गया। पब फ्यूचर एड्स। अगर अरोरा फेडरेशन विस्तार के अलावा किसी और चीज की कामना करता था तो वह थी अधिक सशक्त व्यक्ति और बेहतर प्रतिष्ठा। कैलम की खुशी बेवजह नहीं थी। ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा का महत्व लगभग शक्ति के बराबर था। इससे सम्मान मिलता था और वह सम्मान ऐसे द्वार खोलता था जो क्षुद्र बल से कभी नहीं खुलते थे। व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना आसान हो गया। गठबंधनों में छिपी शर्तें कम हो गईं। यहां तक कि शत्रु राज्य भी लापरवाही से कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचते थे। अरोरा में मजबूत बुनियाद की कमी थी, लेकिन उसने अपनी गति से इसकी भरपाई कर ली। उसे सबसे ज्यादा जरूरत स्थापित जातियों के बीच मान्यता की थी, इस बात का सबूत कि वह अपने दम पर खड़ी रह सकती है। माइकल के मरे हुए सैनिक जो एल्फ साम्राज्य के भीतर लड़ रहे थे और अपनी रक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपने स्वामी की रक्षा करने से कहीं अधिक काम किया था। प्रतिष्ठा वापस मिल गई थी। हालांकि इस घटना का वास्तविक उच्च शक्तियों के लिए कोई खास महत्व नहीं था, फिर भी यह महत्वपूर्ण थी। इसने दिखाया कि एल्फ युवा अपने से कई गुना छोटे अरोरा युवा के सामने टिक नहीं सकते थे। इसीलिए कैलुम प्रसन्न हुआ था। उसके विचार एक और इस बात पर लौट गए कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। उस समय स्थिति बेहद गंभीर थी। माइकल की हालत अस्थिर थी। पवित्र बालक होने के कारण परियों ने उसकी हर संभव मदद की पेशकश की थी। माइकल के इलाज के लिए नियुक्त वैद्य कोई घुमंतु विशेषज्ञ या स्थानीय बुजुर्ग नहीं थी। वह शाही एल्फ अकादमी में रहती थी, जो प्रतिभाशाली एल्फों और कुलीन वंशों के लिए आरक्षित एक संस्था थी। इससे ही पता चलता है कि माइकल के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, चाहे एल्फ इसे स्वीकार करे या न करे। अकादमी स्वयं जंगल में बसा एक शहर थी। जीवित वृक्षों से बने विशाल हॉल लताओं से लिपटे पत्थर के चबूतरों के बगल में स्थित थे। आपस में गुंथी जड़ों के पुल उन मीनारों को जोड़ते थे जहां छात्र प्रशिक्षण, अध्ययन और साधना करते थे। वनस्पति में ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता था, जो छाल और मिट्टी पर उकेरी गई रेखाओं द्वारा निर्देशित होता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां प्रतिभा के साथ साथ गौरव का भी सावधानीपूर्वक पोषण किया जाता था और जहां अधिकांश छात्रों ने कभी सच्ची पराजय का स्वाद नहीं चखा था। समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। माइकल का आगमन गुप्त नहीं था, उसका व्यवहार भी स्पष्ट था। अकादमी में फुसफुसाहटें तेजी से फैल गईं। अपने वंश और शक्ति पर विश्वास रखने वाले जिज्ञासु युवक ये जानना चाहते थे कि वह इंसान कौन है। यह अजनबी कौन है जिसे शाही स्तर के उपचार की आवश्यकता है। वे उससे मिलना चाहते थे। शुरुआत में कैलम समझ गया था कि एल्फ्स इस मामले को हल्के में ले रहे हैं। एक नए राज्य से एक पवित्र बालक की उपस्थिति प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन अरोरा अभी भी उनकी नजरों में नहीं थी। प्रमाण के बिना उपाधियों का कोई महत्व नहीं था। संभवतः कई लोगों ने मान लिया था कि माइकल एक प्रतीक मात्र है, वास्तविकता नहीं। फिर उनका सामना उसके मरे हुए लोगों से हुआ। पब फ्यूचर एड्स। माइकल के प्रकट हुए बिना, उसके जागने तक के बिना अकादमी के छात्रों को बार बार रोका गया। संपर्क करने के प्रयास विफल रहे। पूछताछ अधूरी छोड़ दी गई। दबाव का जवाब और अधिक दबाव से दिया गया। नुकसान चुपचाप बढ़ता गया। तभी उच्च अधिकारियों ने ध्यान देना शुरू किया। बाकी का काम गर्व ने कर दिया। एल्फ्स पीछे नहीं हटे, इसके बजाय पुरस्कार दिए गए। उनके सर्वश्रेष्ठ छात्रों के सामने मान्यता, संसाधन और पदोन्नति के वादे रखे गए। यदि एक समूह असफल होता तो दूसरा भेजा जाता। हर बार उन्हें माइकल के उन्नत सैनिकों ने खदेड़ दिया, जिन्हें भी तैयारी और विशेष लाभ दिए गए थे। माइकल को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। उसके मरे हुए सैनिक ही उसकी शक्ति थे और उस शक्ति ने एक शाही अकादमी को पहले ही शर्मिंदा कर दिया था। फिर भी एल्फ्स यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे दूसरे लोग के एक पवित्र बालक से कमतर हैं। उन्हें विश्वास था कि उनके चुने हुए युवा उससे मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उससे आगे भी निकल सकते हैं। वे गलत थे, लेकिन एल्फ्स एक अभिमानी जाति थी। अगर वे अपनी हीनता स्वीकार करते तो कैलुम सोचता कि उनमें कुछ गड़बड़ है, या उनकी वंश परंपरा कमजोर हो गई है और उनके पूर्वजों पर कलंक लगा है। किसी भी सूरत में भले ही माइकल के मरे हुए लोग अब हार जाएं, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बूढ़ी परी ने अपनी निगाहें कैलुम की ओर घुमाई। उसकी आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी। वह समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। वह ये भी समझ सकती थी कि वह इसका बहुत अधिक आनंद ले रहा है। कुछ बोली नहीं, इसके बजाय उसने अपना ध्यान माइकल की ओर मोड़ दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और भावहीन बना रहा, लेकिन उसके विचार उस क्षण की ओर लौट गए जब उसने पहली बार उसे छुआ था, जब उसे पवित्र स्थान के भीतरी भाग में लाया गया था और उसकी देखरेख में रखा गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी हालत कितनी नाजुक थी। तारांकन। पहले तो वह उसका इलाज नहीं करना चाहती थी। कारण सीधा साधा था। उसने सोचा था कि वह आधा एल्फ है। वह उन परियों में से एक थी जो मिश्रित रक्त से घृणा करती थी। उसने अपने इस विश्वास को कभी नहीं छिपाया। सदियों से वह इसे अपने दिल में संजोए बैठी थी। समय के साथ इसे इतना परिष्कृत कर चुकी थी कि यह पूर्वाग्रह के बजाय एक सिद्धांत जैसा लगने लगा था। इसलिए जब रिपोर्ट आए और उसमें उल्लेख किया गया कि युवक में रिश्तेदारी की एक हल्की सी भावना है, तो उसे देखते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया घृणा की थी।
फिर उसे पता चला कि वह आधा एल्फ नहीं था, वह बिल्कुल अलग नस्ल का था। उस खुलासे ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। फिर भी चूंकि वह आधा एल्फ नहीं था, इसलिए उसे उसका इलाज करने में कोई समस्या नहीं थी। जैसा कि उसे बताया गया था, उसकी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सामान्य तौर पर यह मामला उसके लिए भी मुश्किल होता, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी। इसी मजबूती ने उसे पूरी तरह से टूटने से बचाया, और यही कारण था कि वह इस चोट को ठीक करने में सक्षम थी। कम से कम शुरुआत में तो उसे यही लगता था। जैसे जैसे वह माइकल पर काम करती गई, उसका आत्मविश्वास डगमगाता गया। ये किस प्रकार का राक्षस था? यदि उसने अपनी इंद्रियों से यह पुष्टि न की होती कि वह वास्तव में ब्रह्मांड के साथ एक होने के लिए ऊपर नहीं उठा है, तो वह मान लेती कि वह उस स्तर के किसी व्यक्ति से निपट रही है। उसका शरीर ठीक नहीं था, क्षतिग्रस्त नहीं, गलत तरीके से बनाया गया। ये द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति के गुणों से मेल नहीं खाता था। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त संचार, यहाँ तक कि उसके अंगों द्वारा ऊर्जा संचारित करने का तरीका भी असामान्य लग रहा था। उसके बारे में सब कुछ उम्मीदों से कहीं अधिक था, जो समझ से परे था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह उसे समझ नहीं पा रही थी। ठीक से नहीं, वह चौथे रैंक की सैनिक थी। उसकी आंखों ने अनगिनत रहस्यों को भेद डाला था। उसने गुप्त वंश वाले कुलीनों, गुप्त विरासत वाले विलक्षण प्रतिभावानों और यौवन का आवरण धारण किए प्राचीन राक्षसों का इलाज किया था। लेकिन जब भी उसने माइकल को गहराई से समझने की कोशिश की, तो उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा। यह कोई ऐसी बाधा नहीं थी जो उसका विरोध कर सके, एक ऐसी दीवार जो बस अस्तित्व में थी, मानो दुनिया ने ही तय कर लिया हो कि उसे इसके पार देखने की अनुमति नहीं है। यह तथ्य ही यह साबित करने के लिए काफी था कि वह साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक असाधारण था। यही कारण था कि पिछले 3 दिनों से वह ऑरोरा के उस बूढ़े आदमी से बार बार बहस कर रही थी। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि उसके बौने माइकल से हीन थे। वह ये दावा भी नहीं कर सकती थी कि वे श्रेष्ठ थे। कम से कम उनमें से अधिकांश तो नहीं थे। वह इस बात को कभी भी खुलकर स्वीकार नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसकी जुबान ही क्यों न सड़ जाए। लेकिन उसकी आंखों ने काफी कुछ देख लिया था। इसीलिए अब भी जब वह माइकल को अपने पीछे मरे हुए लोगों के साथ वहां खड़े देख रही थी, तो उसका चेहरा शांत बना रहा, जबकि उसके विचार स्थिर नहीं हो पा रहे थे। माइकल हिचकिचाया, फिर थोड़ा झुक गया। मैं माफी मांगता हूं, उसने कहा, अगर मेरे मरे हुए रूप के शब्द आपत्तिजनक लगे हों। बुजुर्ग महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका चेहरा भावहीन रहा, उनकी निगाहें स्थिर थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जवाब दिया। उसने दोबारा बोलने से पहले उसे कुछ देर तक गौर से देखा। आपको कैसा लगता है? माइकल ने पलकें झपकाईं। वह नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी उसकी मौजूदगी और उसके शांत लेकिन प्रभावशाली हावभाव से उसकी हैसियत स्पष्ट हो गई थी। फिर भी उसके पास उसकी सत्ता को समझने के लिए कोई नाम नहीं था। मैं ठीक हूं, माइकल ने कहा। कैलम की आवाज शांत स्वर में सुनाई दी। कुछ मत छुपाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हारा इलाज तो उसी ने किया था। माइकल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तो बस यही था। उसने निगलने की कोशिश की, फिर अपनी बात सुधारी। मैं पहले से बेहतर हूं, उसने ईमानदारी से कहा। मेरा शरीर ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक खालीपन है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। दर्द तो नहीं होता, लेकिन कुछ गलत सा लगता है। बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया, मानो उसने उस बात की पुष्टि कर दी हो जो वह पहले से ही जानती थी। यही तुम्हारी आत्मा है, उसने कहा। अब तुम खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब वैसी नहीं रही जैसी चोट लगने से पहले थी। चोट को स्थिर किया गया है, मिटाया नहीं गया है। उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। उन्होंने आगे कहा, वह खालीपन उस क्षति की वजह से पैदा हुआ है। यह एक दिन में दूर नहीं होगा। कैलम ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कहा, यह तो किसी छिपे हुए खतरे जैसा लगता है। ऐसी किसी चीज को अनदेखा छोड़ना बाद में समस्या बन सकता है। बुजुर्ग महिला ने अपना सिर हिलाया। मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। अभी कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है। माइकल ने राहत की सांस ली। उसे एहसास ही नहीं था कि वह सांस रोके हुए था। लेकिन उसने अपने लहजे में कोई बदलाव किए बिना कहा, अपनी पिछली स्थिति में लौटना आसान नहीं होगा। उसने सीधे उसकी ओर देखा। आत्मा शरीर की तरह नहीं होती। समय बीतने से वह अपने आप ठीक नहीं हो जाती। उसका विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उसे जबरदस्ती करने से प्रक्रिया धीमी ही होगी। माइकल ने ध्यान से सुना। फिलहाल बूढ़ी औरत ने कहा, आपको अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने, उसे गहरा करने या जबरदस्ती करने से जुड़ी किसी भी चीज से बचना चाहिए। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। जान पहचान? उसने पूछा। हाँ, उसने कहा। कौशल, अनुष्ठान, तकनीक या विधियां जो सीधे आत्मा से जुड़ी हो। कुछ भी जो प्रतिध्वनि, समलन या परिष्करण की मांग करता हो। वह कुछ देर के लिए रुकी। यदि आप उस खालीपन के रहते हुए ऐसी चीजों को जबरदस्ती थोपते हैं, तो असंतुलन पैदा होने का खतरा रहता है। सबसे अच्छी स्थिति में आपकी रिकवरी रुक जाएगी। सबसे बुरी स्थिति में नुकसान और भी गहरा हो सकता है। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। और अगर मैं कुछ न करूं तो फिर धीरे धीरे ये खालीपन का एहसास कम हो जाएगा, उसने जवाब दिया। एक बार ऐसा हो जाए तो आपकी आत्मा फिर से विकसित होने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। कैलम ने माइकल की ओर एक नजर डाली। तुमने उसकी बात सुन ली, उसने कहा। जल्दी मत करो। माइकल ने अपनी मुट्ठी को हल्के से भींचा, फिर उसे ढीला कर दिया। मैं समझ गया, उसने कहा। बुजुर्ग महिला ने हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, उसने कहा। अब तुम्हारे लिए ताकत से ज्यादा धैर्य महत्वपूर्ण साबित होगा। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, हालांकि इंतजार करना ही आपका एकमात्र विकल्प नहीं है। माइकल की आंखें थोड़ी तेज हो गईं। उन्होंने आगे कहा, यदि आपके पास ऐसे खजाने हैं जो आत्मा को पोषण देते हैं, तो आप उनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिए कर सकते हैं। माइकल हिचकिचाया। किस तरह के खजाने? उसने पूछा। आत्मा को शक्ति देने वाले तत्व, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया।
सोलेग्रास्ट स्पिरिट मैरो ड्रीम फ्रूट शुद्ध आत्मा के पत्थर या स्थिर आत्मा की भावना को धारण करने वाले अवशेष। यहाँ तक कि कुछ उच्च श्रेणी के अमृत भी मदद कर सकते हैं यदि उन्हें ठीक से तैयार किया गया हो। उसने उसकी छाती की ओर देखा, मानो वह उसके भीतर के खालीपन को देख सकती हो। उन्होंने कहा, अगर इनका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए तो ये चीजें मन में उठने वाले खालीपन के एहसास को जल्दी दूर करने में मदद कर सकती हैं। ये आपको उस स्थिति के करीब भी ला सकती है जो नुकसान से पहले थी। एक पल के लिए दोनों रैंक 4 में से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दोनों ने माइकल की ओर देखा। मैंने उसे ध्यान से देखा। सबसे पहले बूढ़ी औरत की भौहें उठी। आश्चर्य ने उसके संयम को तोड़ दिया। कैलुम ने धीरे से अपना सिर घुमाया, मानो उसे यकीन न हो कि उसने सही सुना है। उद्धरण चिन्ह ... प्लेटें धोएं, कैलुम ने दोहराया। माइकल ने अपना हाथ चेहरे से नीचे किया और गंभीरता से उनकी ओर देखा। मेरा मतलब यही है, उसने कहा। माइकल सच कह रहा था। उसने लिली द्वारा खाए गए बाकी भोजन के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ लिया था वह ऐसी चीज थी जिससे चौथे रैंक के किसी व्यक्ति को बहुत गहरा आघात पहुंच सकता था। उसके जैसे द्वितीय रैंक वाले व्यक्ति आखिर क्या हासिल कर सकता है? कुछ क्षणों के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर उस बूढ़ी औरत ने अविश्वास भरी एक छोटी सी हंसी हंसी। ये संक्षिप्त था, तीव्र था, प्रकट होते ही लगभग गायब हो गया। कैलम ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया, मनोरंजन, अविश्वास और इसके नीचे कुछ और भी छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, युवक, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें किस तरह की प्लेटें धोनी होंगी? माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इस बात से उस बूढ़ी औरत का क्या मतलब था? बुजुर्ग महिला फिर हंसी, इस बार ज्यादा देर तक। उसने उनके चारों ओर, जंगल की ओर, सोते हुए टाइटन की ओर और मिट्टी के नीचे हल्की हल्की चमकती जड़ों की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा, मेरा बगीचा रसोई नहीं है। उसने जो चीजें खाईं वे ऐसे भोजन नहीं है जिनकी भरपाई श्रम से की जा सके। कैलुम ने अपनी बाहें मोड़ ली। उन्होंने शांत भाव से कहा, अगर आप हर रोज बर्तन भी धोते रहें, अगर आप 1000 साल तक और कुछ न भी करें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माइकल अकड़ गया। 1000 साल? उसने दोहराया। हाँ, बूढ़ी औरत ने सपाट स्वर में कहा। कम से कम इतना तो। उसने उसकी तरफ देखा, फिर आह भरी। उसकी आवाज से कुछ गर्माहट कम हो गई। और ये तब है जब आप इतने लंबे समय तक जीवित रहें। माइकल चुप हो गया। उसने एक बार फिर लिली की ओर देखा, उस तरीके की ओर जिस तरह जंगल ने उसके विशाल शरीर को अपनी गोद में ले रखा था। माइकल ने कुछ देर तक लिली को घूर कर देखा, फिर बूढ़ी औरत की ओर मुड़ गया। तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? शब्द सरल और सीधे थे। उनमें सौदेबाजी का कोई लहजा नहीं था, न ही जिम्मेदारी से बचने का कोई प्रयास था। बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखा। इस बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी निगाहें ऊपर के घने पेड़ों की ओर घुमा ली। कुछ क्षणों के लिए उसके विचार जंगल से बहुत दूर चले गए। अगर उनकी असमय मृत्यु न हुई होती तो? यह विचार अनायास ही उत्पन्न हुआ। अब फ्यूचर एड्स। अगर यह इंसान काफी समय तक जीवित रहा, अगर भाग्य ने उसे बीच रास्ते में ही कुचल नहीं दिया, तो उसका भविष्य भयावह था। यहाँ तक कि उसके लिए भी। द्वितीय श्रेणी की एक ऐसी शख्सियत जिसकी बुनियाद ही तर्क से परे थी। एक ऐसी आत्मा जिसे स्वयं संसार भी भेदने नहीं देता था। एक ऐसी अमर आत्मा जो उच्चतर अस्तित्वों को भी निगल सकती थी। ऐसे नियम जो किसी एक मार्ग से संबंधित नहीं थे, इत्यादि। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। और उस अनिश्चितता ने उसे जितना वह स्वीकार करना चाहती थी, उससे कहीं अधिक परेशान कर दिया था। ये ईर्ष्या नहीं थी। एल्स के खून में गौरव था, लेकिन यह एक नस्लीय गौरव था, न कि वह नाजुक गौरव जिसे तुलना की आवश्यकता हो। शक्तिशाली व्यक्ति उसके आत्मसम्मान के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन माइकल केवल शक्तिशाली ही नहीं था। वह एक अज्ञात पहलू था, एक ऐसा पहलू जो उन लंबे इतिहासों और भविष्यवाणियों में फिट नहीं बैठता था जिन पर वह भरोसा करती थी। ऐसा व्यक्ति या तो किसी युग का स्तंभ बन सकता है या फिर एक ऐसी आपदा जो उस युग को नया रूप दे दे। वह इस अवसर का उपयोग करके उसे अपना एहसानमंद बना सकती है। लेकिन वह ये बात खुलकर नहीं कहती थी। तो वह उसकी ओर मुड़ गई। उसका चेहरा एक बार फिर शांत था, उन विचारों का बोझ शांत आंखों के पीछे छिपा हुआ था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हम यहाँ सुलझा लेंगे, उसने शांत भाव से कहा। माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। बाद में? हाँ, उसने जवाब दिया। बाद में। कैलम ने उसकी ओर एक नजर डाली, उसके लहजे में आए बदलाव को भांप लिया, लेकिन उसने बीच में दखल नहीं दिया। वृद्ध महिला सो रहे टाइटन्स की ओर मुड़ी और उन्हें आखिरी बार ध्यान से देखा। हम उन्हें यहीं छोड़ देंगे, उसने शांत भाव से कहा, जब तक वे खुद से जाग नहीं जाते। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। बस ऐसे ही? हाँ, उसने जवाब दिया। अभी दखल देना फायदे से ज्यादा नुकसान ही करेगा। एक उन्नति की ओर बढ़ रही है, दूसरी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा पचा रही है। दोनों के लिए समय ही सबसे सुरक्षित उपाय है। माइकल को ये बात समझ आ गई थी। बूढ़ी परी ने उसकी ओर एक नजर डाली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हमें जाकर उस इलाके की जांच करनी चाहिए। माइकल हिचकिचाया। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि वह बार बार ऐसा क्यों कह रही थी। वो मुस्कुराहट जो उसने पहले दिखाई थी, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। ठीक है, उसने सरलता से कहा। कैलम ने उसे सरसरी नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग महिला एक बार फिर करीब आए और पहले की तरह ही हल्के से माइकल के कंधे पर हाथ रखा। विरोध मत करो, उसने कहा। दुनिया ढह गई। जंगल अंतरिक्ष के एक कोमल विरूपण में गायब हो गया और जब माइकल के पैर फिर से ठोस जमीन पर पड़े तो हवा अलग सी महसूस हुई। वे जंगल के किनारे पर खड़े थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ कम होते जा रहे थे और उनकी जगह हरियाली के चौड़े चबूतरे ले रहे थे। सामने की इमारतों को देखते ही माइकल की सांसें थम गईं।
यह पहली बार था जब उसने उस क्षेत्र को देखा था जिसमें वह पहुंचा था। बुजुर्ग महिला ने माइकल को कुछ पल तक घूरने दिया, फिर शांत, लगभग औपचारिक स्वर में बोली, शाही अकादमी में आपका स्वागत है, उसने कहा। प्रतिभाशाली परियों की अकादमी। माइकल ने उसकी ओर देखा। एक अकादमी? हाँ, उसने उत्तर दिया। एक ऐसी जगह जहां प्रतिभा को उपयोगी रूप दिया जाता है। नेता, संरक्षक, चिकित्सक, विद्वान और वे लोग जो बिना किसी शर्म के हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। कैलम ने बगल में चुपचाप नाक सिकोड़ी, लेकिन उसने असहमति नहीं जताई। बुजुर्ग महिला ने स्थिर स्वर में बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, इसका 3 उद्देश्य हैं: सर्वश्रेष्ठ को प्रशिक्षित करना, सर्वश्रेष्ठ पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि सर्वश्रेष्ठ अनियंत्रित न हो जाएं। माइकल की आंखें आखिरी हिस्से पर थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से दृश्य की ओर रुख किया। यह अजीब था, वह पूरी जगह आधुनिक लग रही थी, यहां तक कि उसे भी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अरोरा आधुनिक थी। वहां न तो स्टील के टावर थे, न ही कठोर रेखाएं, न ही तीखे मोड़ थे, न ही कंक्रीट की सड़कें थीं। इसके बजाय सब कुछ एक प्रकार के स्पष्ट तर्क के साथ व्यवस्थित किया गया था। चौड़े रास्ते योजनाबद्ध सड़कों की तरह छतों से होकर घुमावदार रूप में गुजरते थे। पुल चबूतरों को बिल्कुल सही कोनों पर जोड़ते थे, लेकिन वे हल्के रंग की लकड़ी और बुनती हुई लताओं से बने थे, जो पॉलिश किए हुए पत्थर की तरह चिकने थे। ऊंचे ढांचे जीवित तनों से उठते हुए इमारतों की तरह परतदार थे, जिनमें खुली बालकनियां और छायादार रास्ते थे। वह जगह योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई प्रतीत होती थी, न कि यूं ही बेतरतीब ढंग से बनाई गई। यहां तक कि हवा भी नियंत्रित प्रतीत हो रही थी। यह प्रकृति थी, लेकिन नियंत्रित थी। प्रकृति ने शहर का रूप धारण कर लिया। माइकल ने अकादमी परिसर में घूमते हुए बौनों को देखा। कुछ बौने शिलाखंडों और पुस्तकों के ढेर लिए हुए थे, कुछ समूह में धीरे धीरे बातें करते हुए चल रहे थे। इससे उसे किसी सैन्य अड्डे की याद आ गई, बस इसमें दीवारों की जगह पेड़ थे। माइकल ने धीरे धीरे सांस ली। यह खूबसूरत है, उन्होंने स्वीकार किया। बिल्कुल, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मानो जवाब स्पष्ट हो। अगर हमें लोगों को आकार देना है तो हम उसे कुरूपता से नहीं करेंगे। माइकल की निगाहें सामने की ओर टिकी रहीं, लेकिन उसका दिमाग लगातार विचारों में उलझा रहा। माइकल ने कुछ देर तक उस दृश्य को अपने भीतर समाने दिया। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। अकादमी के ऊपर का आकाश एक साफ, एक रंग का नहीं था। यह परतों से बना था, धीमी गति से फैलते रंगों से रंगा हुआ था, जो पानी पर तेल की तरह आपस में लिपटते और एक दूसरे पर चढ़ते थे। हरा रंग नीले में घुल रहा था, सुनहरा रंग बैंगनी में घुल रहा था, और ऊपर लाल और सफेद रंग की पतली धारियां चमकती, फिर फीकी पड़ जाती। यहां से भी दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज दुनिया की सतह को खरोंच रही हो। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह लड़ाकों को नहीं देख सकता था, लेकिन वह लड़ाई का परिणाम देख सकता था। वह कैलम की ओर मुड़ा। क्या ये मेरे मरे हुए लोग हैं? उसने पूछा। वो लोग जो अभी लड़ रहे हैं। कैलम ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए आकाश की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसे वह प्रश्न मनोरंजक लगा हो। हाँ, उसने कहा। माइकल ने जबड़े को कसकर बदलते रंगों को फिर से घूर कर देखा। वे शून्य की सतह पर लड़ रहे हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इतना करीब कि वास्तविकता का स्पर्श अभी भी महसूस हो सकता है। कैलम ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर एक बार सिर हिलाया। तुम अंधे नहीं हो, उसने कहा। माइकल ने प्रशंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें ऊपर की ओर टिकी रहीं। उसके मन का एक छोटा सा हिस्सा वहां से चले जाने की इच्छा रखता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे लगता था कि स्पार्टन को उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि किसी दूसरे लोग के क्षेत्र में उसके मरे हुए सैनिकों के बीच संघर्ष का विचार ही उसे भयभीत कर देता था। कैलम की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? उसने पूछा। माइकल ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या मैं कर सकता हूँ? अपनी काबिलियत से मैं वहां मौजूद हुए बिना भी सब कुछ देख सकता हूँ, कैलम ने सहज लहजे में कहा। तुम नहीं देख सकते। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन वह समझ गया था। उसने अभी अभी एक नियम को समझना शुरू किया था। उसने अभी अभी उस रास्ते के पहले वास्तविक किनारे पर कदम रखा था। कुछ चीजें अभी भी उनके लिए अनजान थीं। कैलम ने बोलना जारी रखा, मानो वह माइकल के प्रश्न पूछने से पहले ही शेष प्रश्न का उत्तर दे रहा हो। उन्होंने कहा, लेकिन शून्य में सांस लेना तुम्हारे लिए संभव है। तुम्हारे पास इतनी मजबूत नींव है। सिर्फ वहां कदम रखने से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाएगी। माइकल ने कुछ पल के लिए अपनी निगाहें टिकाए रखीं, फिर वापस आकाश की ओर देखने लगा। इसी बीच कुछ मिनट पहले जैसे ही माइकल ने अपने 2 दैत्यों को देखा, एक दूसरे लोक में एक और माइकल भ्रम में इधर उधर देख रहा था। वह हल्के पत्थर और गहरे रंग की लकड़ी से बने एक विशाल कक्ष में खड़ा था। छत काफी ऊंची थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि देखने में बहुत भव्य लगे, और पत्तियों और ज्यामितीय रेखाओं के सरल नक्काशीदार मजबूत बीमों द्वारा समर्थित थी। लोहे के हुकों से छोटे छोटे कांच के लैंप लटके हुए थे, जिनकी स्थिर रोशनी कमरे को चकाचौंध के बजाय एक गर्म चमक से भर रही थी। उसके जूतों के नीचे की जमीन चिकने पत्थर की थी, जो वर्षों के सावधानीपूर्वक उपयोग से किनारों से थोड़ी घिस गई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा बुना हुआ कालीन बिछा था, जिसके डिजाइन हल्के लेकिन सुरुचिपूर्ण थे, गहरे हरे और भूरे रंगों में रंगे हुए थे। इससे उसके कदमों की आहट धीमी हो जाती थी और हलचल की गूंज कम सुनाई देती थी। दीवारों के किनारे पॉलिश किए हुए ओक की लकड़ी से बनी लंबी अलमारियां खड़ी थीं, जिन पर करीने से किताबें, पांडुलिपियां और सीलबंद डिब्बे रखे हुए थे। सब कुछ सुव्यवस्थित था, कुछ भी व्यर्थ या जरूरत से ज्यादा नहीं लग रहा था। इस जगह के मालिक ने आराम के साथ साथ उपयोगिता को भी समान महत्व दिया था। यह एवरमून हवेली का एक अतिथि कक्ष था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शरीर द्वारा स्वीकार किए बिना इससे अलग होना संभव होगा, माइकल ने कहा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। खैर, जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह बात समझ में आ गई।
शक्ति में उनकी समानता के अलावा एक और चीज जो दोनों शरीर महसूस कर सकते थे वह थी उनकी आत्मा, क्योंकि वे एक ही आत्मा को साझा करते थे। ये कैसे काम करता था यह अभी भी माइकल के लिए किसी भी पाठ्यपुस्तक की व्याख्या से समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन चीजें बस ऐसी ही थीं। और ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो इसे साबित करते हैं। सबसे हालिया घटना तब हुई जब उत्पत्ति की भूमि में उनका शरीर भी एक तरह से लॉग आउट अवस्था में चला गया था और उनके स्वयं के होश में आने के बाद ही उसने फिर से सक्रियता शुरू की। एक और उदाहरण तब का है जब उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके अपने भले को विकसित करने की गलती की थी, बाहरी माना के बजाय आत्मा की ऊर्जा का। इससे वह इतना थक गया कि न केवल उत्पत्ति भूमि में उसका शरीर बेहोश हो गया, बल्कि माइकल का सामान्य शरीर भी बेहोश हो गया। हालांकि इनमें से कोई भी उनकी वर्तमान चिंता का विषय नहीं था। वह कुल 3 दिनों तक बेहोश रहा था। इस दौरान बहुत कुछ घटित हुआ था। फिलहाल माइकल को अपने कमरे के बाहर कई शक्तिशाली गार्डों की तैनाती का आभास हो रहा था। हालांकि स्थिति को समझने के लिए बाहर निकलने से पहले वह अपने भीतर आए बदलावों का पहले विश्लेषण करना चाहता था। स्थिति: नाम माइकल नॉर्मन, रैंक 2 अधिकतम, स्तर 50, प्रतिभा अनंत, विकास, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह, पब फ्यूचर एड्स, शीर्षक इतिहास में पहली बार असाधारण, वर्ग मास्टर नेक्रोमैंसर, गुण शक्ति 892.75, चपलता 932.71, संविधान 1140.92, बुद्धिमत्ता 955, 92। 6 महीने पहले की तुलना में जब माइकल अभी अभी एक अलौकिक शक्ति बना था, उसकी पिछली और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर दो लोगों के बीच की खाई जैसा था। उस समय उसके गुण मुश्किल से एकल अंक तक ही पहुंच पाए थे। ताकत, फुर्ती, तंदुरुस्ती, बुद्धिमत्ता, हर गुण इतना कम था कि मामूली वृद्धि भी महत्वपूर्ण लगती थी। अब हर गुण 3 अंकों की सीमा में आराम से मौजूद था और एक गुण तो 4 अंकों को भी पार कर चुका था। और बात यही खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, ये केवल समय की बात थी कि वे सभी पूरी तरह से 4 अंकों में पहुंच जाएं। दरअसल माइकल को कुछ और भी पता था। अगर वह अभी भी इंसान होता, सचमुच इंसान, तो उसकी मौजूदा खूबियां उसे 4 अंकों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित कर देती। ऐसी खूबियों वाला एक सामान्य इंसान संभवतः शक्तिशाली तीसरे दर्जे का प्राणी माना जाता। लेकिन माइकल अब इंसान नहीं रह गया था। वह किसी उच्च कोटि का व्यक्ति था और वह अंतर मायने रखता था। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद वह केवल द्वितीय श्रेणी का अलौकिक प्राणी था। यही बात किसी भी संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। विभिन्न जातियों के बीच का अंतर स्पष्ट था, न कि क्रूर। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जब माइकल एक सच्चे इंसान के रूप में विकसित हुआ तो उसके गुण संकुचित या कम क्यों नहीं हुए। इसका उत्तर सरल था, उच्च मानव जाति, मानव नस्ल का शिखर था। माइकल को यह बात बाद में समझ में आए। ट्रू ह्यूमन कोई नई नस्ल बिल्कुल नहीं थी, यह एक उपाधि थी। यह इस बात की पहचान थी कि उन्होंने मानवीय सीमाओं को पार कर लिया था। यह उपाधि उनकी जाति का स्थान नहीं ले पाई, बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। इसने उनके पास पहले से मौजूद हर चीज को छोटा करने के बजाय उसे और ऊंचा उठा दिया। हालांकि माइकल जानता था कि उसके वर्तमान गुण इतने उच्च स्तर पर केवल इसलिए नहीं थे क्योंकि वह एक सच्चे इंसान के रूप में विकसित हो गया था। यह तो बस उसका एक हिस्सा था। इसका बड़ा कारण कहीं और था। यह उस कानून की वजह से था जिसे वह समझ चुका था। जब किसी व्यक्ति में नियम का बीज जागृत होता है तो वह तुरंत तीसरे पद पर नहीं पहुंच जाता। यह आरोहण तात्कालिक नहीं होता, लेकिन एक बार नियम का बीज बन जाने के बाद जब तक वह व्यक्ति के अनुकूल हो और कोई गड़बड़ी न हो, आरोहण लगभग अपरिहार्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे उनके नियम को समझने के अलावा कुछ भी न करे तो भी आगे का मार्ग पहले से ही निर्धारित है। माइकल इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। उनके विधि ज्ञान का बीज न केवल जागृत हो चुका था, बल्कि वह सतही अंतर्दृष्टि के बजाय गहन समझ के माध्यम से आकार ले चुका था। इसी कारण वे इसे पूरा करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके थे। कम से कम आधा रास्ता तो तय कर ले। सामान्य तौर पर इस स्तर तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं, कुछ लोगों के लिए तो इससे भी अधिक समय। लेकिन माइकल की समझ धीरे धीरे विकसित नहीं हुई थी। यह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में मजबूरन हुई थी, एक ऐसी असामान्य स्थिति से प्रेरित होकर जो सामान्य समझ से परे थी। ये गति जारी रहेगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं था। जिस क्षण उन्हें अपने नियम की समझ आई, वह एक अनूठा क्षण था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वैसा ही त्वरण फिर कभी होगा। फिर भी अपने विधि बीज को पूर्ण किए बिना, आरोहण के साथ आने वाले ब्रह्मांड के औपचारिक आशीर्वाद को प्राप्त किए बिना भी केवल इसे धारण करने मात्र से ही वह मजबूत हो गया था। इसी वजह से उनके गुण इतने उच्च थे। कानून का बीज निष्क्रिय नहीं था। इसने शरीर को परिष्कृत किया, आत्मा को स्थिर किया, अस्तित्व को ही एक उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर किया। बहरहाल कानून का बीज पहले से ही मौजूद होने के कारण माइकल को रैंक 3 तक पहुंचने से पहले केवल समय की आवश्यकता थी। हालांकि ये सब तो केवल अच्छी खबर थी। उसके बाद उसका ध्यान बुरी चीजों की ओर चला गया। उनकी स्टेटस पैनल के वे हिस्से जो उनकी आत्मा की स्थिति को प्रकट करते थे। उनके अनुबंध के स्लॉट सच्चे मनुष्य के रूप में विकसित होने के कारण माइकल के अनुबंध स्लॉट एक समय 1500 तक पहुंच गए थे। उसके विधि बीज के जागृत और गहन होने के साथ 2000 के करीब पहुंचना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। कम से कम किसी न किसी रूप में वृद्धि तो होनी ही चाहिए थी। अब मौजूदा माइकल को उम्मीद से कहीं कम संख्या का सामना करना पड़ रहा था। केवल 1035 स्लॉट, और उनमें से लगभग 20% पहले से ही भरे हुए थे। एल्फों के राज्य में वापस आकर माइकल ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को नकारा नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति को यह नहीं पता था कि माइकल अपने नश्वर देव शरीर के कारण शून्य में रहने में सक्षम था। वह भी सीधे उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। कानून के अपने वर्तमान पूर्ण ज्ञान के स्तर के साथ माइकल शून्य में प्रवेश करना और कुछ स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करना सीख सकता था।
हालांकि उसने अभी अभी अपने कानून को समझा था और हाल ही में जागृत हुआ था। उसे अभी भी इसे ठीक से समझने और स्थिर करने के लिए समय चाहिए था, इससे पहले कि वह कोई भी लापरवाह कदम उठाए जिससे उसकी जान जा सकती थी। कैलम ने दोबारा बोलने से पहले कुछ देर और आकाश का अवलोकन किया। क्या आप जानते हैं कि शून्य में कितनी परतें हैं? उसने अचानक पूछा। माइकल ने ऊपर बदलते रंगों से अपनी नजर नहीं हटाई। हाँ, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। 3। पहली परत सतही स्तर है, माइकल ने कहा। यह भौतिक जगत से अलग है लेकिन फिर भी उसी के भीतर मौजूद है। एक सीमा परत, इतनी करीब कि वहां की क्रियाएं वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। उसने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई। मेरे मरे हुए सैनिक अभी वहीं लड़ रहे हैं। कैलम की आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। माइकल ने आगे कहा, दूसरी परत वह है जहां व्यक्ति वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकल जाता है लेकिन अभी तक शून्य में प्रवेश नहीं करता है। यह एक संक्रमणकालीन स्थान है। आप अब भौतिक नियमों से बंधे नहीं हैं लेकिन आप उनसे पूरी तरह मुक्त भी नहीं हैं। बुढ़िया बोली। और तीसरा? माइकल की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उन्होंने कहा, वास्तविक शून्यता, वह स्थान जहां व्यक्ति भौतिक जगत से पूरी तरह बाहर होता है। एक ऐसा स्थान जहां दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है। कैलम ने हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, उन्होंने कहा, आप विद्वान हैं। माइकल ने प्रशंसा पर बहुत कम प्रतिक्रिया दी। बुजुर्ग महिला के होंठ हल्के से सहमति जताते हुए मुड़ गए। ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सामान्य है, उसने शांत भाव से कहा। कम से कम बुनियादी सिद्धांतों के मामले में तो ऐसा ही है। कैलम ने अपना सिर तेजी से उसकी ओर घुमाया। मानक, उसने शब्द को दोहराया जिसमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। यदि आपके राज्य के बच्चे इसे मानक ज्ञान के रूप में सीख सकते हैं तो मेरे अपने क्यों नहीं? बुजुर्ग महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस अपनी आस्तीन को ठीक किया, मानो बातचीत शुरू होते ही खत्म हो गई हो। कैलम ने दबी हुई आवाज में अपनी जीभ से हल्की सी आवाज निकाली। फिर, मानो किसी महत्वपूर्ण बात को याद करते हुए, उसकी निगाहें एक बार फिर आकाश और उस पर फैली विचित्र रंगों की परतों पर टिक गईं। चूंकि आप तीनों परतों को समझते हैं, उन्होंने कहा, तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि पहली परत को दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? माइकल का सिर अचानक उसकी ओर घूम गया। क्या? उसने सचमुच चौंकते हुए पूछा। उन्हें यह विचार गलत लगा। सतही परत भौतिक जगत के करीब थी, हाँ, लेकिन फिर भी वह एक शून्य थी। एक ऐसी जगह जहां नियम विकृत थे, जहां सामान्य प्रभाव इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। कैसे? माइकल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऊपरी परत अलग हो गई है। इसमें छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं होना चाहिए। कैलम ने कुछ क्षण तक उसे देखा, मानो वह अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि आपको मुझसे ये पुष्टि करने के लिए पूछना पड़ा कि आपके मरे हुए लोग कहाँ लड़ रहे थे, कैलम ने कहा, इसका मतलब है कि संचार में कोई समस्या है। माइकल थोड़ा अकड़ गया। कैलम शांत भाव से बोलता रहा, मानो वह कोई स्पष्ट बात कह रहा हो। उन्होंने आगे कहा, और यह बात समझ में आती है क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां सतह की परत नियंत्रित होती है। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। नियंत्रित, उसने दोहराया। उसकी नजर एक बार फिर अकादमी पर घूम पड़ी। अब यह अलग महसूस हो रहा था। कैलम के होंठ हल्के से मुड़े। चिंता मत करो, ये बस एक उन्नत तकनीक है। इसका उपयोग हस्तक्षेप को रोकने, सुरक्षा प्रदान करने या अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। माइकल ने घूम भरा। ऊपर का आकाश अब दूर की कोई घटना नहीं लगता था। ऐसा लगा जैसे कोई छत हो। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो उन्हें इस बात की खुशी हो कि जानकारी खुलकर बोल दी गई है। वह चाहती थी कि उसे पता चले। कैलम के इसे सरल बताने की बात करे तो उसे विश्वास था कि वह युवक इतना बुद्धिमान है कि वह समझ जाएगा कि इसमें कुछ भी सरल नहीं है। अगर वह अभी इसे गलत समझ रहा है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। जब अंततः उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वह उसकी जाति की और भी अधिक प्रशंसा करेगा। एक ऐसी जाति के लिए जो खुद को परोपकारी और सभ्य दिखाने की इतनी कोशिश करती थी, कल्पित बौने आश्चर्यजनक रूप से घमंडी हो सकते थे। माइकल ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस कैलम की तरफ। तो मेरे मरे हुए लोग, उसने धीरे से कहा, अगर वे इस जगह के पास लड़ रहे हैं तो सिग्नल विकृत हो सकता है क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। कैलम ने एक बार सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अधिक सटीक रूप से कहें तो इसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको समझा सकता हूं। फिर उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन आपको दिखाना ज्यादा तेज होगा। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे दिखाओ। कैलम और करीब आ गया। इससे पहले कि माइकल कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विरोध मत करो, कैलम ने बूढ़ी औरत के पहले कहे शब्दों को दोहराते हुए कहा। माइकल को अंतरिक्ष में हलचल महसूस हुई। अकादमी, स्टेडियम की सीढ़ियां, आकाश, सब कुछ पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल माइकल के पैर फिर से ठोस जमीन पर टिक गए। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, फिर सब कुछ स्पष्ट हो गया। सबसे पहले उसकी नजर आसमान पर पड़ी। अब यह बदलते रंगों से भरा नहीं था, वह धूसर रंग का था। बादलों का प्राकृतिक धूसर रंग नहीं, बल्कि एक सपाट गहरा धूसर रंग, मानो राख पूरी दुनिया में अनंत तक फैली हो। ये हर चीज पर दबाव डाल रहा था, क्षितिज को धुंधला कर रहा था और दूरी से गहराई को छीन रहा था। माइकल ने चारों ओर देखा। आसपास पेड़ उग रहे थे, लेकिन वे भी धूसर थे। उनके तने, शाखाएं और पत्तियां सब फीकी लग रही थी, मानो उनका रंग ही छिन गया हो। उसके पैरों के नीचे की घास भी वैसी ही थी, पीली और बेजान, एक ऐसी हवा में धीरे धीरे झुक रही थी जिसमें कोई सुगंध नहीं थी। माइकल की भौहें तन गईं। ये है उद्धरण चिन्ह। वह रुक गया, क्योंकि यह केवल भूदृश्य ही नहीं था। एल्फ हर जगह मौजूद थे।
वे धूसर मैदान में समूहों में खड़े थे, कुछ जमीन पर, कुछ हवा में मंडरा रहे थे। उनके वस्त्र और कवच अजीब रोशनी में धुंधले दिख रहे थे। उनकी निगाहें ऊपर की ओर टिकी थी, चेहरे आकाश की ओर झुके हुए थे, मानो वे कोई समारोह देख रहे हो। माइकल ने उनकी निगाहों का पीछा किया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके ऊपर दो आकृतियां आपस में लड़ रही थीं। माइकल ने गौर किया कि हालांकि वह बोनो को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। पहले तो उसे थोड़ी उलझन हुई, लेकिन जल्द ही उसे सब कुछ समझ आ गया। यह उसके बगल में खड़े दो रैंक 4 प्राणियों में से किसी एक का काम होना चाहिए। चाहे ये छुपने की तकनीक हो, निष्क्रिय क्षेत्र हो, या बस उनकी उपस्थिति से अनुभूति को दबा देना हो, माइकल यह नहीं बता सका। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार था, उसका स्पष्ट रूप से किसी का ध्यान आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल ये स्थिति माइकल के पक्ष में पूरी तरह से अनुकूल रही। वह स्थिर रहा, उसकी उपस्थिति शांत थी, जबकि उसकी निगाहें सामने हवा में मंडरा रही आकृतियों पर टिकी हुई थी। उनमें से एक उसका अमर साथी स्पार्टन था, दूसरा एक पुरुष एल्फ था। माइकल ने जिन अधिकांश कल्पित बोनों को देखा या जिनके बारे में पढ़ा था, उनके बाल या तो सुनहरे थे या चांदी जैसे। सुनहरे बाल सबसे आम माने जाते थे, जो अक्सर साधारण कल्पित बोनों के वंश से जुड़े होते थे। दूसरी ओर चांदी जैसे बालों का एक गहरा अर्थ होता था। माइकल के ज्ञान के अनुसार चांदी जैसे बालों वाले कल्पित बोने आमतौर पर कुलीन परिवारों से संबंधित होते थे, या कम से कम उनके वंश में कुलीन रक्त के अंश मौजूद होते थे। यदि कोई एल्फ किसी प्रतिष्ठित परिवार से न होकर भी चांदी जैसे बालों वाला होता था, तो इसका अर्थ था कि उसके पूर्वजों में कहीं न कहीं कुलीन वर्ग से संबंध रहा होगा। एल्फ वंश परंपरा ऐसी ही दृढ़ रहती थी। समय के साथ नाम और सामाजिक स्थिति धुंधली पड़ सकती थी, लेकिन कुछ विशिष्ट लक्षण बने रहते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि आखिर एल्फ्स के लिए बालों का रंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था, माइकल को याद आया कि उसने अकादमी पुस्तकालय में एक ऐतिहासिक अभिलेख में इसके बारे में पढ़ा था। बहुत समय पहले सभी एल्फ्स के बाल सुनहरे रंग के होते थे। हालांकि प्रभावशाली अभिजात वर्ग के एक समूह को बाकी लोगों से अलग न दिखने से असंतोष होने लगा। अनुष्ठानों, वंश सुधार और जानबूझकर किए गए बदलावों के माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान अलग दिखाने के लिए अपना रूप बदल लिया। परिणामस्वरूप बाल सफेद हो गए। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह रंग इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। इस रंग में एक अनूठा आकर्षण था, जो परियों की प्राकृतिक सुंदरता और शालीनता को और भी निखारता था। ये ऐसे गुण थे जिन्हें वे पहले से ही बहुत महत्व देते थे। इसीलिए नीले बालों वाली एक बोनी को देखते ही ध्यान तुरंत उस पर गया। एल्फ्स में सुनहरे और चांदी जैसे रंगों के अलावा अन्य रंग के बाल होना अत्यंत दुर्लभ था। पहली नजर में वह बौना काफी जवान लग रहा था, लेकिन माइकल को सच्चाई पता थी। बौनों की उम्र को देखते हुए उनका शारीरिक रूप अक्सर उनकी वास्तविक उम्र से कहीं अधिक परिपक्व दिखता था। असल में ये बौना जितना दिख रहा था, उससे कहीं अधिक उम्र का था। इसके बावजूद उनकी उपस्थिति स्पष्ट और प्रभावशाली थी। स्पार्टन की तरह वह भी तीसरे दर्जे का अलौकिक प्राणी था। माइकल देखता रहा। कुछ देर और अवलोकन करने के बाद माइकल को कुछ पैटर्न नजर आने लगे। नीले बालों वाला वह बौना शांत और सटीक ढंग से चलता था, जिससे वह तुरंत दूसरों से अलग हो जाता था। उसकी हर हरकत के साथ ज्वालाएं निकलती थीं, लेकिन वे उभरी या अनियंत्रित नहीं थीं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आग थी, लेकिन यह साधारण आग नहीं थी। वह बिना ध्यान केंद्रित किए भी उस नियम को क्रियाशील होते हुए महसूस कर सकता था। जैसे ही बौने की शक्ति लाल रंग में चमकी, गर्मी अचानक तीव्र हो गई। हवा भी विकृत हो गई। इतनी दूरी से भी माइकल इसकी घुटन को महसूस कर सकता था। कम से कम ये हिस्सा तो उसे जाना पहचाना लगा। आग से संबंधित अधिकांश नियम अत्यधिक गर्मी को अपने प्राथमिक गुण के रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन फिर रंग बदल गया। लाल लपटें मंद पड़ गईं, गहरे नारंगी रंग में विलीन हो गईं, फिर क्षण भर के लिए सुनहरे रंग के करीब पहुंच गईं। गर्मी लगभग तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह कुछ और ही आ गया। लपटें जल नहीं रही थीं। इसके बजाय उन्होंने अंतरिक्ष को भारी और धीमा बना दिया, मानो गुरुत्वाकर्षण ही उनके चारों ओर सघन हो गया हो। माइकल ने धीरे से सांस ली। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसे एहसास हुआ कि आग तो अभी भी जल रही है, लेकिन गर्मी नहीं। कुछ क्षण बाद लपटें फिर से अपनी दिशा बदलने लगी। नीली आग भड़क उठी, इतनी ठंडी कि उसके चारों ओर के शून्य में पाला जमने लगा। जहां से नीली लपटें गुजरी, वहां अंतरिक्ष कठोर हो गया, गति धीमी हो गई और यहां तक कि स्पार्टन की गति भी थोड़ी मंद पड़ गई। माइकल का ध्यान और भी केंद्रित हो गया। तो इस तरह से यह काम करता है। यह एक ही कानून था। फिर भी ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग थे। प्रत्येक रंग की अपनी अलग प्राथमिक विशेषता थी, फिर भी उन सभी का मूल तत्व निर्विवाद रूप से अग्नि ही था। ऊष्मा, भार, दमन, शीत, एक ही मूल के विभिन्न भाव। माइकल को यह बेहद दिलचस्प लगा। उसे नियम के पीछे की सटीक अवधारणा का पता नहीं था, लेकिन वह समझ सकता था कि यह कोई सरल मौलिक मार्ग नहीं था। यह कच्ची शक्ति से कहीं अधिक व्याख्या पर आधारित था। वह बौना आग को अलग तरह से व्यवहार करने का आदेश नहीं दे रहा था। वह अपने नियम की सीमाओं के भीतर आग के अर्थ को पुनर्परिभाषित कर रहा था। जब लपटें फिर से लाल हो गईं, तो तापमान में फिर से तीव्र उछाल आया। शून्य में जोरदार कंपन हुआ। दबाव बाहर की ओर लहरों की तरह फैल गया, क्योंकि स्पार्टन ने हमले का डटकर सामना किया। दुर्भाग्यवश यद्यपि एल्फ कानून मजबूत था, फिर भी वह स्पार्टन की अधिक प्रभुत्वशाली, विनाशकारी काली लपटों के आगे हार गया। परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो गया। नीली लपटें आखिरी बार भड़क उठीं और जैसे ही बौने ने अपने नियम को चरम सीमा तक पहुंचाया, उनके रंग तेजी से बदलते रहे। शून्य तनाव से कांप उठा, उसकी सतह अशांत पानी की तरह लहरों से भर गई। स्पार्टन पीछे नहीं हटे। उसकी काली लपटें एक प्रचंड लहर की तरह आगे बढ़ीं। उनका रंग नहीं बदला, उनका रूप नहीं बदला। वे बस सब कुछ भस्म कर गईं। जहां दो नियम आपस में टकराए, वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं हुई। नीली लपटें पूरी तरह से समा गईं, मानो कभी अस्तित्व में ही न रही हो।
जिस स्थान पर वे थीं, वह क्षण भर के लिए अंदर की ओर ढह गया, फिर स्थिर हो गया। बौना जम गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों द्वारा परिणाम को पूरी तरह से समझने से पहले ही उसे महसूस कर लिया था। वह तुरंत पीछे हट गया और जैसे ही उसने उनके बीच दूरी बनाई, लपटें उसके शरीर में समा गईं। स्पार्टन ने पीछा नहीं किया। वह एक ही स्थान पर स्थिर खड़ा था। उसके चारों ओर काली आग धीमी गति से घूम रही थी। उसकी उपस्थिति स्थिर और पूर्ण थी। अब उसके हाव भाव में आक्रामकता का कोई भाव नहीं था। युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। नीचे फैले धूसर मैदान में एक शांत माहौल छा गया। देख रहे बौनों ने लगभग एक साथ राहत की सांस ली। उनके शरीर से तनाव दूर हो गया। कुछ ने अपना सिर नीचे कर लिया, अन्य सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर भय के बजाय संयमित विस्मय का भाव था। नीले बालों वाले बौने ने हवा में खुद को संभाला। उसने कुछ देर तक स्पार्टन भाषा का अध्ययन किया, फिर धीरे से सिर झुकाकर सहमति जताई। उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। उन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट था। स्पार्टन ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी, अपना सिर थोड़ा झुकाकर उस इशारे का जवाब दिया। फिर उसके चारों ओर की काली लपटें फीकी पड़ गईं, उसके शरीर में समा गईं और अंत में केवल धुंधली चिंगारियां ही शेष रह गईं। माइकल ने अपना सिर हिलाया। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई थी। उनके नीचे हलचल फिर से शुरू हो गई। यह एक और है, एक बौने ने धीमी लेकिन अविश्वास से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। अब कौन सा है? पांचवा, छठा, दूसरे ने धीरे से सुधार करते हुए कहा। आज अकेले ही 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और यह हार मामूली नहीं थी। एक तीसरे व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, कमजोर। वह तो अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कानूनविदों में से एक है और अभी भी हारे हुए हैं, किसी ने बुदबुदाया। उनकी निगाहें एक बार फिर स्पार्टन की ओर गईं, जो अब भी शांत भाव से हवा में स्थिर था, मानो लड़ाई में कभी किसी प्रयास की आवश्यकता ही न पड़ी हो। वह मरे हुए प्राणी की ताकत बढ़ती जा रही है, एक बौने ने दांत भींचते हुए कहा। लगता है जैसे जैसे वह और लड़ाइयां लड़ रहा है, उसे ताकत हासिल करने का कोई तरीका समझ आ गया है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कोई पास आकर फुसफुसाया, तुम एक बात भूल रहे हो। कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। उस बौने ने धूसर मैदान के दूर किनारे की ओर सूक्ष्मता से इशारा किया। वहां अकेले खड़ा एक भारी भरकम व्यक्ति था। वह तैर नहीं रहा था। उससे न तो नियम में उतार चढ़ाव का कोई संकेत मिल रहा था और न ही किसी प्रकार का विरूपण। वह बस वहीं खड़ा था, पैर जमाए, बाहें बगल में शिथिल अवस्था में, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। भूत। स्पार्टन के विपरीत घोस्ट ने तुरंत किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। न आग की लपटें थीं, न दबाव, न ही कोई प्रत्यक्ष उपस्थिति। फिर भी उसके आसपास का वातावरण अजीब तरह से दृढ़ महसूस हो रहा था, मानो कोई अदृश्य चीज उसके पास आने का विरोध कर रही हो। वह अभी भी वहीं है, एक बौने ने धीरे से कहा। मुकदमे शुरू होने के बाद से वह वहीं खड़ा है, दूसरे ने जवाब दिया। क्या अभी तक किसी ने उसे चुनौती दी है? इसके बाद हल्की हंसी सुनाई दी। उन कुछ लोगों को छोड़कर जो पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उसकी ताकत समझ से परे है, एक दूसरे बौने ने बुदबुदाया। और फिर भी पहले बौने ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, जिस किसी ने भी कोशिश की वह अंततः टूट गया। समूह में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। एक हट्टा कट्टा बौना थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी भुजाएं घनी मांसपेशियों से भरे शरीर पर लिपटी हुई थी। उसका व्यक्तित्व अधिकांश लोगों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने इससे लड़ाई लड़ी। कई बौने उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गए। तो किसी ने पूछा। शारीरिक रूप से सक्षम बौने का जबड़ा कस गया। मैं उसे हिला भी नहीं सका, एक बार भी नहीं। हर बार लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ऐसी चीज पर वार कर रहा हूं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई झटका नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस प्रतिरोध। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, वह मरे हुए प्राणी उस तरह से ताकतवर नहीं है जिस तरह से हम ताकत को समझते हैं। और यही समस्या है, ये बात समझ में नहीं आती। समूह में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। बहुत ऊपर माइकल चुपचाप सुनता रहा। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए दूर अकेले खड़े घोस्ट की ओर गईं, फिर वापस स्पार्टन की ओर मुड़ गईं, जो हवा में शांत और स्थिर बना हुआ था। तो माइकल ने सोचा, वे इसे इस तरह देखते हैं। जब उसने दोबारा इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसके मरे हुए लोग वास्तव में सामान्य नहीं थे। माइकल को यह नहीं पता था कि एल्विन अकादमी के अन्य शिक्षक भी यही सोचते थे। उनमें से कुछ छात्र तो उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए अगर वे उनका मुकाबला करते तो उनकी हार और भी ज्यादा तय होती। और छात्रों के विपरीत उनके पास अधिक जानकारी तक पहुंच थी। एक तो वे ये जानते थे कि एक और ऐसा अमर प्राणी था जिसे चुनौती देने की हिम्मत शिक्षक और अकादमी के उच्च अधिकारी भी युवा कल्पित बौनों को नहीं करने देते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह तीसरे रैंक के शिखर पर था, लेकिन इसकी वास्तविक युद्ध क्षमता को उच्चतर स्तर तक पहुंचने वाला कहा जा सकता था, बशर्ते कि वे प्राणी अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग न करें। यह अपने आप में ही प्रभावशाली और भयावह था। ये तथ्य कि यह सब एक ऐसे युवक के हाथ में था जो न केवल उनसे कई साल छोटा था, बल्कि अभी तक अपने पद तक भी नहीं पहुंचा था, स्वीकार करना मुश्किल था। एल्फ्स गर्वित थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी तरह से अंधे थे। माइकल जैसा एक मानव युवक एक एल्फ युवक से अलग था। यहाँ उम्र का अर्थ अन्य नस्लों के लोगों की समझ से बहुत अलग था। एल्फ जाति में परिपक्वता का मापकाठ शारीरिक बनावट या यहाँ तक कि दिखावट से नहीं होता था। इसका माप जीवनकाल से होता था। इस लिहाज से यह अन्य जातियों के समान ही था, सिवाय इसके कि एल्फों की स्वाभाविक दीर्घायु का अर्थ यह था कि उनके आम लोग भी कई अलौकिक प्राणियों से अधिक समय तक जीवित रहते थे। एल्फों के मानकों के अनुसार 50 वर्ष युवावस्था की शुरुआत मानी जाती थी। उससे पहले एक एल्फ को बच्चा ही समझा जाता था, चाहे वह कितना भी सक्षम या बुद्धिमान क्यों न दिखे। वह विश्वास प्रतीकात्मक नहीं था, वह मन में गहराई से बैठा हुआ था। 50 वर्ष से कम आयु के एक बौने के लिए उनके निर्णय लेने की क्षमता, संयम और परिणामों की समझ अभी भी विकसित हो रही थी।
और चूंकि कल्पित बौने धीरे धीरे बूढ़े होते थे, इसलिए उनके शरीर ने इस धारणा को और पुष्ट किया। 50 साल की उम्र में भी अधिकांश कल्पित बौने इंसानी किशोरों या युवा वयस्कों से बहुत कम भिन्न दिखते थे। क्योंकि वे दिखने में जवान थे, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि वे जवान हैं। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वे युवा हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो अनुभव अभी उनके सामने बहुत दूर है। उस सोच ने सब कुछ आकार दिया। इस क्षेत्र में जागृति लाने वालों का चयन केवल 48 से 50 वर्ष की आयु के बीच ही किया जाता था। इस तथ्य ने उस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। एल्फ समाज की नज़र में वास्तविक वयस्कता 100 वर्ष की आयु पार करने के बाद ही शुरू होती थी। और इस तरह नीचे एकत्रित हुए बौने फुसफुसाते और देखते रहे। उन सभी में एक बात समान थी, वे सभी कम से कम 50 वर्ष के थे। अब फ्यूचर एड्स कुछ 60 वर्ष के थे, कुछ 70 वर्ष के, कुछ 100 वर्ष से अधिक आयु के भी थे। फिर भी वे एक दूसरे के लिए और स्वयं अकादमी के लिए अभी भी युवा ही माने जाते थे। इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। एल्फों का विश्व दृष्टिकोण हमेशा एक शांत निश्चितता पर आधारित रहा है। समय उनके पक्ष में है। पर्याप्त दशकों के बाद वे अनिवार्य रूप से कम जीवनकाल वाली जातियों को पीछे छोड़ देंगे। तो फिर उन्हें एक ऐसे युवक द्वारा क्यों दबाया जा रहा था जिसने एल्फ मानकों के अनुसार अभी अभी अपना जीवन शुरू ही किया था? वो तो वहां मौजूद ही नहीं था, जिससे अभिमानी कल्पित बौनों का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये छोटे बौने तो बड़े दिलचस्प है, कैलम ने अंत में हल्के स्वर में कहा। खासकर वो जिसने अभी अभी तुम्हारे मरे हुओं से लड़ाई की। उसका नियम अभी कच्चा है, लेकिन उसकी व्याख्या चतुराई भरी है। समय के साथ वो कुछ यादगार बन सकता है। बुजुर्ग महिला की उंगलियां फड़कने लगीं। अगर किसी और ने अकादमी के छात्रों के बारे में उस लहजे में बात की होती तो वह उन्हें सुधार देती, चुप करा देती या उन्हें उनकी औकात याद दिला देती। लेकिन ये शब्द नीचे मौजूद अधिकांश परियों से कहीं अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के थे जो उसके बराबर का दर्जा रखता था, न कि उससे नीचे का। इसके बजाय उसने अपनी जीभ चटकाई जो तीखी और संयमित थी। सावधान रहो, उसने शांत स्वर में कहा। कैलम धीरे से हंसा। एक शांत आवाज धूसर मैदान में गूंज उठी। बस काफी है। शब्द ऊंचे नहीं थे, फिर भी वे बेचैन कर देने वाली स्पष्टता के साथ उस वातावरण को भेद गए। नीचे मौजूद बौने चौंक गए। बातचीत बीच वाक्य में ही रुक गई। कई लोग सहम गए। सहज सावधानी की लहर पूरे समूह में दौड़ गई और सबने सिर ऊपर उठा लिए। कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई। फिर उन्होंने उन्हें देखा। मैदान के ऊपर 3 आकृतियां मंडरा रही थीं। अभयारण्य की पर्यवेक्षक केंद्र में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत और भावहीन था। उसके बगल में एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था, लंबा और शांत। उसका व्यवहार इतना परिष्कृत था कि अनुभवी कल्पित बौने भी सहज रूप से तनावग्रस्त हो जाते थे। उनके ठीक पीछे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था, आधा बौना। यह दृश्य देखकर कई बौने हिचकिचा उठे। अभयारण्य की पर्यवेक्षक आधे कल्पित बौनों के प्रति अपनी नापसंदगी के लिए जानी जाती थी, इसलिए उन्हें उनमें से एक के इतने करीब देखना आश्चर्यजनक था। लेकिन वहां मौजूद सभी बौनों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। अभिवादन। वे शब्द मैदान में धीमी आवाज में गूंज उठे। अभयारण्य के पर्यवेक्षक ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। चूंकि जिस इंसान के मरे हुए रूप से तुम लड़ रहे थे वह पहले ही जाग चुका है, उसने शांत स्वर में कहा। इस प्रदर्शन को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्रशिक्षण पर लौट जाओ। उसकी निगाहें मैदान पर चारों ओर घूम गईं, तीखी और निर्णायक। किसी भी बौने ने बहस नहीं की। किसी ने भी उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही समूह तितर बितर होने लगा और फुसफुसाहटें फिर से उठने का खतरा मंडराने लगी, तभी एक नई आवाज सुनाई दी। तो यही वह पवित्र बालक है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। लहजा जिज्ञासु था, लगभग मनोरंजक। कल्पित बौने जम गए। तभी जाकर मुझे पूरी बात समझ में आई। सुपरवाइजर के बगल में मंडराता हुआ वह अपरिचित व्यक्ति महज एक दर्शक नहीं था। जब अंततः उन्होंने देखा कि बोलने वाला कौन था तो कई बौने अकड़ गए। फिर बिना किसी झिझक के उन्होंने दोबारा सिर झुकाया, इस बार और भी गहराई से। महामहिम नमस्कार। हवा में एक लहर दौड़ गई। पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर अंतरिक्ष अपने आप में सिमट गया और एक आकृति उस खाली हवा से बाहर निकली जो कुछ ही क्षण पहले तक खाली थी। वह एक परी थी, लंबी और पतली। उसकी उपस्थिति शांत थी, फिर भी स्पष्ट रूप से प्रभावशाली थी। उसके बाल हल्के चांदनी की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, इतने शुद्ध चांदी जैसे कि सफेद रंग के करीब, जिन पर नक्काशीदार एक साधारण मुकुट सजा हुआ था। उसने गहरे हरे और सुनहरे रंग के कई परतों वाले वस्त्र पहने थे। उसके पीछे कई रक्षक चुपचाप निकले, प्रत्येक संयमित शक्ति का अनुभव कर रहा था। उसके प्रकट होते ही वहां मौजूद हर बौना अकड़ गया। महामहिम आपका अभिवादन, उन्होंने एक साथ कहा। माइकल ने सहज ही चारों ओर नजर घुमाई। यहां तक कि चौथे दर्जे की एल्फ ने भी अपना सिर झुका लिया। उसका हावभाव सम्मानजनक और संयमित था। इस हावभाव में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि उस अधिकार का स्पष्ट आलिंगन था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। माइकल हिचकिचाया। उन्हें झुकने में कोई आपत्ति नहीं थी। ध्यान आकर्षित करना उनकी आखिरी इच्छा थी, खासकर ऐसी जगह पर। उन्होंने थोड़ा सा हिलकर दूसरों की नकल करने की तैयारी की। तभी एक आवाज सीधे उसके दिमाग में सुनाई दी। अभी भी रहते हैं। माइकल जम गया। आवाज शांत, स्थिर थी और निस्संदेह उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की थी। झुकना मत। माइकल की भौहें थोड़ी तन गईं, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। बूढ़े आदमी ने भी सिर नहीं झुकाया था। उनकी पदवी को देखते हुए यह बात समझ में आती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माइकल को भरोसा था कि बूढ़ा आदमी बिना किसी कारण के उसे खतरे में डालने की गलती नहीं करेगा। इसलिए वह वहीं स्थिर रहा। नीचे शाही परी की निगाहें मैदान पर केंद्रित थीं, शांत और चौकस। उनकी नजरें कुछ पल के लिए अभयारण्य की पर्यवेक्षक पर टिकीं, फिर उनके पास मंडरा रही आकृतियों की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखें पल भर के लिए ठहर गईं। वहां माइकल ने इसे महसूस किया।
छुपी होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें उसे देखे बिना ही उसके पास से गुजर गईं, फिर भी उसने यह महसूस किया कि कुछ तो वहां मौजूद था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि बूढ़े व्यक्ति का चेहरा शांत और लगभग उदासीन बना रहा, लेकिन उसके भीतर चल रहे विचारों में जरा भी लापरवाही नहीं थी। पहले तो उन्होंने इस विचार का विरोध किया था, लेकिन कई दिनों के अवलोकन, संकोच और मौन चिंतन के बाद अंततः उन्होंने उस संभावना को स्वीकार कर लिया जिसे उन्होंने कभी नकार दिया था। माइकल को उनके राज्य का पवित्र बालक माना जा सकता था। यदि वह दूसरे उम्मीदवार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो उसे राज्य के चुने हुए व्यक्ति के रूप में मान्यता मिल सकती है। उस स्वीकृति के कारण ही माइकल के प्रति उनका रवैया नरम पड़ गया था। इसी वजह से उन्होंने पहले से ज्यादा बोलना, ज्यादा मार्गदर्शन करना और हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जबकि पहले वे सिर्फ देखते रहते थे। फिर भी उन्होंने एक बात पर अपना विचार नहीं बदला था। माइकल को अकादमियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, नियंत्रण बहुत कम था। उनके एजेंडे राजनीतिक हवाओं के साथ बदलते रहते थे। प्रतिभाओं के पोषण में उनकी रुचि चाहे जो भी हो, वह हमेशा शर्तों से परे नहीं थी। दूसरी ओर संघ, माइकल वहीं जाता था। उन्हें इस बात की राहत थी कि माइकल उम्मीद से पहले ही जाग गया था। इसका मतलब था कि वह उसे तुरंत हिलाना शुरू कर सकते थे, इससे पहले कि बहुत सारी निगाहें उस पर पड़े। बूढ़े आदमी ने पहले से ही सब कुछ योजना बना लिया था। नर्क में एक बड़ी घटना घटी थी, इतनी बड़ी कि फेडरेशन को इसकी जानकारी अवश्य होगी, और अगर फेडरेशन को पता था तो अकादमियों को भी जल्द ही पता चल जाएगा। माइकल ने जो कुछ पहले ही दिखा दिया था, उसे देखते हुए समझदार व्यक्ति, विशेषकर उसकी अकादमी, ये समझ जाएगी कि उसे यहाँ बिना किसी रोक टोक के रहने देना एक गलती थी। वे आएंगे, उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। उनके अब तक प्रकट न होने का एकमात्र कारण ये था कि परिस्थिति ही असामान्य थी। परियों ने माइकल को यहाँ लाने के लिए अपने द्वार खोलने की कृपा की थी। ये शिष्टाचार किसी और को नहीं दिखाया गया था। किसी अन्य पक्ष को शारीरिक रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन संदेशों का मामला बिल्कुल अलग था। पिछले कुछ दिनों से वह एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था, चुनिंदा रूप से जानकारी पहुंचा रहा था, ये तय कर रहा था कि क्या जानकारी आगे जाएगी और क्या नहीं। उसे विश्वास था कि जब वह क्षण आएगा तो वह बस माइकल को लेकर चला जाएगा। फिर शाही परिवार की दिलचस्पी सामने आए। उसकी निगाह क्षण भर के लिए चांदी जैसे बालों वाले उस व्यक्ति पर पड़ी जो अभी अभी आया था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि यह किसी एक व्यक्ति की हानिरहित जिज्ञासा थी और ऐसा नहीं था कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद कल्पित बौनों ने तुच्छता पर उतर आने का फैसला किया हो। माइकल ने चांदी जैसे बालों वाले बौने का खुले मन से अध्ययन किया। दुर्भाग्यवश उसी शांत अवलोकन ने नीचे रहने वाले कुछ बौनों के बीच बेचैनी पैदा कर दी। कुछ लोगों ने भौहें चढ़ाईं, कुछ अन्य लोग थोड़े सख्त हो गए क्योंकि उन्हें यह अनुचित दुस्साहस लगा। उनके लिए किसी छिपे हुए व्यक्ति का किसी शाही व्यक्ति को सीधे देखना लगभग अनादर के समान था। फिर भी माइकल को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह न तो चुनौती भरी निगाहों से घूर रहा था, न ही किसी का न्याय कर रहा था। वह बस देख रहा था। उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही कई उच्च श्रेणी के कल्पित बौनों ने, जिन्होंने ये देखा, कोई प्रतिक्रिया दी। उनके लिए ये स्वीकार्य था। एक पवित्र बालक उन अलिखित नियमों से बंधा नहीं होता। माइकल, जो अंदरूनी हलचल से अनजान था और अपने जन्मस्थान के कुलीन वर्ग के माहौल का आदी था, सोचता रहा। एल्फों की राजशाही व्यवस्था लचीली थी। मानव राज्यों के विपरीत, जहां एक ही वंश सत्ता पर काबिज रहता था, एल्फों की सत्ता साझा थी। शासक दल में 3 परिवार, 5 परिवार या कभी कभी इससे भी अधिक परिवार हो सकते थे। महत्वपूर्ण संख्या नहीं, बल्कि यह था कि क्या वे परिवार आवश्यक आधारभूत गुणों को पूरा करते हैं। शक्ति, विरासत, प्रभाव और स्थिरता। जिनके पास ये गुण पर्याप्त मात्रा में होते थे, वे राज्य के स्तंभ बन जाते थे। समय के साथ साथ यह बदलता रहा कि वास्तव में किन परिवारों का नियंत्रण था। किसी भी युग में जिस भी राजवंश को सबसे अधिक लाभ होता था, चाहे वह शक्ति, गठबंधन या असाधारण व्यक्तियों के माध्यम से हो, स्वाभाविक रूप से वही नेतृत्व करता था। चूंकि इस परी को शाही राजकुमारी के रूप में संबोधित किया गया था, इसलिए माइकल को आश्चर्य हुआ कि उस संरचना में उसकी क्या स्थिति थी। क्या वह मौजूदा सत्ताधारी परिवार से थी, या फिर प्रमुख घरानों में से एक। चांदी जैसे बालों वाली परी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं मूनवीव कोर्ट की एलोरिया लिसेंड्रियल फेल्थीरियन हूँ, वर्डेंट परिवार की बेटी और सिल्वर बॉ की धारक हूँ, उसने शांत भाव से कहा। नाम की अवधि माइकल की अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी थी। इसमें कई उपाधियां, पूर्वजों के प्रति आभार और प्रतीकात्मक भूमिकाएं एक ही परिचय में पिरोई गई थीं। प्रत्येक खंड में महत्व, इतिहास और दायित्व निहित प्रतीत होता था। जैसे जैसे वह बोलती गई, नीचे मौजूद कई बौने सूक्ष्मता से सीधे खड़े हो गए और प्रत्येक नई उपाधि के साथ उनके भाव बदलते गए। जब तक उसने अपनी बात समाप्त की, तब तक पूरे मैदान में सन्नाटा छा चुका था। माइकल ने चुपचाप इस बात पर विचार किया। ये बहुत लंबा था, सच कहूं तो असहज रूप से लंबा। उसे संदेह था कि वह इसका आधा भाग भी सही से दोहरा पाएगा। फिर भी उसे इसके पीछे की संस्कृति दिलचस्प लगी। फिर भी ध्यान से सुनने के बावजूद माइकल को अपने पहले पूछे गए प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। केवल नाम से यह पता नहीं चल पाया कि वह मौजूदा सत्ताधारी परिवार से ताल्लुक रखती है या किसी प्रमुख घराने से। एलोरिया की निगाहें एक बार फिर उसकी ओर ठहर गईं, धैर्य और जिज्ञासा से भरी हुई, मानो प्रतीक्षा कर रही हो। माइकल ने बस कुछ ही क्षणों के लिए संकोच किया। उसने अपना परिचय दे दिया था। इसके जवाब में कुछ और कहना असभ्यता होगी। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, मैं माइकल नॉमन हूँ। यह अंतर स्पष्ट था, बस एक नाम। उस नाम पर बौनों की प्रतिक्रिया देखकर माइकल को अपने जीवन में पहली बार थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगा कि अगली बार उसे इसमें कुछ अलंकारिक शब्द जोड़ने चाहिए या नहीं। हालांकि जैसे ही उसके विचार कहीं और भटकने लगे, उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वह एकदम चौंक गया।
मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि क्या सर माइकल मेरे साथ कुछ करने में रुचि रखेंगे। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि क्या सर माइकल मेरे साथ कुछ करने में रुचि रखते हैं। एक पल के लिए माइकल के चेहरे के भाव बदल गए। राजसी राजकुमारी के शब्द कुछ हद तक भ्रामक प्रतीत हुए। हालांकि जब उसने अपने आसपास के लोगों के भावहीन चेहरे देखे तो उसे एहसास हुआ कि केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे उस तरह से समझा था। मुझे अपने दिमाग को पूरी तरह से साफ करने की जरूरत है। चूंकि वह राजकुमारी को इंतजार नहीं करा सकता था, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, यदि यह मेरे बस में है और यह ऐसा कुछ है जिसे मैं बिना किसी समस्या के कर सकता हूं, तो मैं आपकी विनती पूरी करने में सक्षम हो सकता हूं। चूंकि वह एक दूसरे लोक में था और वर्तमान में उस लोक के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक के साथ बातचीत कर रहा था, इसलिए माइकल सतर्क रहा। एलोरिया मुस्कुराए। सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने नरमी से कहा। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। बल्कि उसके शब्दों ने माइकल को और भी सतर्क कर दिया। उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके मन में क्या है, महामहिम? उसकी मुस्कान थोड़ी सी और चौड़ी हो गई। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच मुकाबला हो। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। मैदान में सन्नाटा छा गया। कई युवा कल्पित बौने एकदम जम गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यहां तक कि कुछ प्रशिक्षक भी क्षण भर के लिए अपना संयम खो बैठे। उनके चेहरे पर सदमे और भ्रम के भाव उभर आए। रस्मों के अनुसार होने वाले द्वंद्वयुद्धों या औपचारिक शाही प्रदर्शनों के अलावा राजघराने के लोग खुलेआम लड़ाई नहीं करते थे। निश्चित रूप से बाहरी लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं, या कम से कम बहुत ही कम। एक हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। पब फ्यूचर एड्स। क्या उस इंसान ने उसे किसी तरह से नाराज किया था? माइकल खुद भी अचंभित रह गया। वह जल्दी ही ठीक हो गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ईमानदार थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, अत्यंत सम्मान के साथ, ये संभव नहीं होगा। एलोरिया ने उत्सुकता से अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी हाँ, माइकल ने उत्तर दिया। महामहिम, आप पहले ही स्वर्गारोहण कर चुके हैं। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। आपका पद मुझसे कहीं ऊंचा है। मैंने तो अभी उस स्तर की ओर एक कदम ही बढ़ाया है। सच कहें तो माइकल को खुद भी लगा कि उसने राजकुमारी को नाराज कर दिया होगा। उसे लगा कि राजकुमारी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रही है, शायद अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। एलोरिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब वो नहीं था, उसने कहा। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। हमारा बुलावा ही काफी होगा। ये बात तुरंत ही सबके बीच फैल गई। फुसफुसाहट का लहजा बदल गया। हैरानी की जगह स्वीकृति ने ले ली। कई प्रशिक्षकों ने एक दूसरे को देखा और आपस में सहमति में सिर हिलाया। मैं जानवरों को वश में करने वाली प्रशिक्षक हूं, एलोरिया ने आगे कहा। और तुम अभी उस स्तर पर हो जहां पहले से ही सिद्ध हो चुके लोगों के विरुद्ध सीधे तौर पर अपनी परीक्षा देना तुम्हारे लिए बहुत कम फायदेमंद होगा, खासकर तब जब मैं तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं रही हूं। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस तरह बात की मानो सीधा टकराव अनावश्यक हो। वह जानवरों पर नियंत्रण रखती थी। माइकल मरे हुओं पर नियंत्रण रखता था। बुलाए गए प्राणियों के बीच युद्ध न केवल उचित था, बल्कि अपेक्षित भी था। दोनों पक्षों के पास तीसरे दर्जे की शक्तियां थीं और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। माइकल ने सहमति में अपना सिर थोड़ा झुकाया। बाहरी तौर पर वह शांत दिखाई दिया, लेकिन मन ही मन कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। ये किसी गुप्त युद्ध का विचार नहीं था। वह तो ठीक था। उसे जो बात परेशान कर रही थी वह थी उसके बोलने का तरीका, मानो उनके बीच व्यक्तिगत रूप से किसी लड़ाई का कोई विचार ही न रहा हो। माइकल स्वभाव से अभिमानी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा अभिमान जरूर था। वह तीसरे दर्जे के अलौकिक प्राणियों को नीचा नहीं समझता था। वे उससे ऊंचे दर्जे के थे, हाँ, लेकिन बस इतना ही। पद ही सब कुछ तय नहीं करता था। वह पहले ही उस स्तर के कई प्राणियों को मार चुका था। क्या उसे लगा कि पहले उसका इनकार डर के कारण था? माइकल ने शुरू में शाही परिवार के सदस्यों, विशेषकर एलोरिया जैसी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के सीधे संपर्क से बचने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामने आई, उन्हें लगा कि यह विचार अब बुरा नहीं है। इससे भी बढ़कर यह पहली बार होगा जब उसका सामना उसके जैसी कुशल पशु प्रशिक्षक से होगा। बस इसी वजह से ये सब करना सार्थक था। केवल माइकल ही अपने विचारों की सच्चाई जानता था। उसने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? एलोरिया ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर शांत भाव से जवाब दिया, आप निर्णय ले सकते हैं। शब्द विनम्र थे, तर्कसंगत थे, फिर भी उस लहजे में कुछ और ही बात छिपी थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति का लहजा था जो अपने कनिष्ठ को एक हानिरहित निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे रहा हो। अगर उम्र और पद ही सब कुछ मायने रखते थे तो वह गलत नहीं थी। फिर भी माइकल को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने उस असुविधा का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसे में उन्होंने शांत भाव से कहा, 3 के मुकाबले 3 उपयुक्त रहेगा। हम में से प्रत्येक को 2-2 समन मिल सकते हैं। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। नीचे मौजूद बौनों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माइकल के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और तिरछी नजर से उसे देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फिर से नजरें हटा ली। एलोरिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या प्रस्ताव रख रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन अब थोड़ी तीखी थी। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। हाँ, मैं करता हूँ। उसने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, फिर बस इतना कहा, बहुत अच्छा। उनके आसपास मौजूद युवा कल्पित बौनों ने अपनी घृणा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके लिए यह बात बेतुकी थी। वे माइकल के नियंत्रण में मौजूद अन्य मरे हुओं के बारे में जानते थे, एक ऐसा हो जिसका सामना करने की अनुमति प्रशिक्षकों और अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी युवा कल्पित बौनों को नहीं दी थी। कहा जाता था कि वह तीसरे रैंक के शिखर पर था, फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता उच्च स्तर की मानी जाती थी, बशर्ते वह अपनी अनूठी क्षमता का प्रयोग न करे।
वह बात ही अपने आप में भयावह थी, लेकिन क्या उसे लगता था कि राजकुमारी उससे कम सक्षम है? यह एल्फ साम्राज्य की एक शाही राजकुमारी थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास व्यक्तिगत रूप से कोई शक्ति नहीं थी, सिवाय कई अद्वितीय और अनूठे मरे हुए प्राणियों को धारण करने के, वास्तव में यह मानता था कि राजकुमारी में किसी प्रकार की कमी होगी? तो वो है इंसान, एक बौने ने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। वो जो लाशों के पीछे छिपा रहता है। छिपना ही सही शब्द है, दूसरे ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उन मरे हुओं के बिना वह आखिर है क्या? किसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, एक जादूगर जो अपनी औकात भूल गया है। महारानी के खिलाफ खुद को खड़ा करने की हिम्मत कैसे करता है भला? और फिर भी वह ऐसे बोलता है मानो वह सबके बराबर हो, एक और आवाज ने इस बार और तीखी होकर कहा। इसके बाद एक हल्की सी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। निम्न जातियां हमेशा उधार ली गई ताकत को अपनी ही ताकत समझ बैठती हैं। बूढ़े आदमी की निगाहें इधर उधर घूम गईं। उसकी नजर उस बौने पर टिकी जिसने आखिरी बार बात की थी। फिर माहौल बदल गया। बौना अकड़ गया, सांस थम गई, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने खतरे का संकेत दिया। उसके पैर लगभग जम गए, घुटने ऐसे कांप रहे थे मानो उन्हें खड़े होने का तरीका ही न याद हो। एक पल के लिए उसकी आंखों में सच्चा डर झलक रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, लेकिन तभी उसने इसे देख लिया। उसके आसपास मौजूद प्रशिक्षकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभयारण्य का पर्यवेक्षक चुप रहा। इसके बाद कोई फटकार नहीं लगाई गई, ऊपर से कोई दबाव नहीं आया। डर हिचकिचाया और झिझक की जगह कुछ और ने ले ली। बौना सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, अपनी रीढ़ को सीधा किया और धीरे धीरे बूढ़े आदमी की निगाहों से आंखें मिलाईं। उसकी आंखें अब तेज, चुनौती भरी और उत्तेजक थीं, मानो उसे चुनौती दे रही हो, मानो कह रहे हो आगे बढ़ो, कर डालो, देखो कौन तुम्हें रोकता है। दबाव गायब हो गया। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं किया। कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। बौने ने मुस्कुराया। माइकल ने ये सब देखा। ये बातचीत कुछ ही सेकंड तक चली, लेकिन इसने उसे घंटों के अवलोकन से कहीं अधिक जानकारी दी। तो इसी वजह से एल्फ्स की इतनी प्रतिष्ठा थी। एक कनिष्ठ अधिकारी ने चौथे रैंक के अधिकारी को उकसाने की हिम्मत की, और बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। और अचानक बूढ़े व्यक्ति का पहले दिया गया निर्देश पूरी तरह से समझ में आ गया। झुकना मत। माइकल ने पहले सोचा था कि सीधे खड़े रहने से लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, इसे अहंकार के रूप में देखा जा सकता है। वह गलत था। अगर वह सिर झुकाता तो इसे विनम्रता नहीं माना जाता, इसे पुष्टि माना जाता। इस बात की पुष्टि के एक गैर एल्फ होने के नाते उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह अपना सिर झुकाए रखे। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह नियमों का पालन करे। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी सीमा जाने। माइकल को थोड़ी राहत महसूस हुई। अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सिर नहीं झुकाया था। एलोरिया की निगाहें माइकल पर टिकी रहीं। तो मुझे बताओ, उसने शांत भाव से कहा, तुम किस मरे हुए प्राणी का इस्तेमाल करोगे? मैदान में सन्नाटा छा गया। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके पीछे की हवा बदल गई। बिना आवाज किए दो उपस्थितियां प्रकट हुई। स्पार्टन माइकल के दाहिनी ओर हट गया। दूसरी ओर भूत प्रकट हुआ। कई बौने बिना यह समझे कि क्यों सहम गए। मैदान में एक हलचल सी दौड़ गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कुछ प्रशिक्षक अकड़ गए, कुछ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ युवा बौने अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। तो ये उनमें से दो हैं, एलोरिया ने शांत स्वर में कहा। उसकी नजरें कुछ पल के लिए स्पार्टन पर टिकी, फिर घोस्ट पर। दिलचस्प विकल्प, अंततः माइकल बोला। उन्होंने सीधे सादे शब्दों में कहा, ये दोनों भाग लेंगे। एलोरिया ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उसने कहा, तो मैं अपना खुद का तैयार कर लूंगी। उसकी निगाहें एक बार फिर माइकल की ओर घूमी। वह सोच में डूबी हुई थी। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उसने सहजता से कहा। माइकल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि एलोरिया ने अपना हाथ अपनी कमर पर रखे छोटे से थैले की ओर उठाया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसे तुरंत पहचान आ गई। एक स्थानिक पात्र। यह आमतौर पर वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रकार नहीं है, बल्कि जीवित प्राणियों के लिए डिजाइन किया गया है। माइकल की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। उसने पहले भी ऐसी ही चीजें देखी थीं। दुर्लभ, महंगी, प्रतिबंधित, ऐसे पात्र जो जीवित प्राणियों को उनकी शक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित रख सकते थे, जिससे जानवर सुप्त अवस्था में रह सके और इच्छा अनुसार बुलाए जा सके। उसने एक बार खुद भी ऐसा एक पात्र प्राप्त करने पर गंभीरता से विचार किया था। आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि सुविधा के लिए। मरे हुए प्राणियों के मामले में भी ऐसी वस्तु दीर्घकालिक भंडारण और छिपाव के लिए अमूल्य होती। वह इसे प्राप्त नहीं कर सका था, पहले अपर्याप्त धन के कारण और बाद में क्योंकि उसे कुछ बेहतर मिल गया था। एलोरिया की उंगलियां थैले से छू गईं और माना में हलचल मच गई। ये सूक्ष्म और परिष्कृत था, जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं था। पात्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी सतह पर बने चिन्ह क्षण भर के लिए झिलमिलाए और फिर शांत हो गए। एलोरिया की आवाज ने तनाव को चीरते हुए अपनी जगह बना ली। मैं भी दो को बुलाऊंगी, उसने शांत भाव से कहा। दोनों रैंक 3 के, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह थोड़ी देर रुकी, फिर लगभग लापरवाही से बोली, चिंता मत करो, वे आज्ञाकारी हैं। माइकल ने आराम नहीं किया, बल्कि उनका ध्यान और भी केंद्रित हो गया। वह जानता था कि राजसी राजकुमारी के जानवर साधारण नहीं हो सकते। वे शायद उसकी सेना जितने ही अनोखे हों, लेकिन वह यह मानने से इनकार करता था कि वे इससे कम कुछ भी होंगे। वे या तो बराबर थे या श्रेष्ठ थे। जैसे ही माइकल ने शाही राजकुमारी को अपना सम्मान जारी करने की तैयारी करते देखा, एक विचार उसके मन में दृढ़ता से बैठ गया। उस पात्र से जो कुछ भी निकलेगा, वह उसे सीधे खड़े रहने पर पछतावा कराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एलोरिया ने थैले को थोड़ा सा घुमाया और उसका मुंह खुले मैदान की ओर झुका दिया। अंदर का स्थान विकृत हो गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो उस खुले स्थान के पीछे पूरी दुनिया छिपी हुई हो।
फिर उसने अपनी उंगलियों को एक सरल गति में हिलाया और सील खोल दी। पहला जानवर ऐसे बाहर आया जैसे प्याले से पानी फिसल जाता है। ये छोटा था, एक बड़े कुत्ते के आकार का, सुगठित शरीर और पतले आकर्षक भले के आकार का सिर लिए हुए। इसकी त्वचा पर हल्की चमक थी, चिकनी और साफ जैसे चांदनी में गीला पत्थर। इसकी पीठ पर पतले पंख थे जो हवा न होने पर भी लहरा रहे थे, और जैसे ही यह उतरा धूसर घास पर ठंडी धुंध छा गई। इसके आसपास की हवा नम महसूस हो रही थी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक जल प्रकार का जीव। उस प्राणी ने अपना सिर उठाया और उसकी पीली आंखें निर्भीक होकर मैदान पर घूम गईं। फिर उसने एलोरिया की ओर देखा और आदरपूर्वक थोड़ा झुक गया। एलोरिया रुकी नहीं, उसने दोबारा डिब्बे में हाथ डाला। दूसरा जानवर बाहर आया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, जमीन हिल गई और उसके पैरों के नीचे की धूसर घास चपटी हो गई। ये बहुत विशाल था, केवल बड़ा ही नहीं बल्कि चलती फिरती दीवार की तरह बना हुआ था। मोटे अंगों और चौड़े सीने वाला एक दैत्य जैसा जानवर, जिसकी खाल एक दूसरे पर चढ़ी हुई प्लेटों से बनी थी, जो देखने में पत्थर के कवच जैसी लगती थी, मानो उसके शरीर से ही प्राकृतिक रूप से उगी हो। जब वह प्रकट हुआ तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसके सींग नक्काशीदार स्तंभों की तरह पीछे की ओर मुड़े हुए थे। नीचे मौजूद कई बौने निगल लिए गए। उस जानवर ने धीमी सी सांस छोड़ी और उसकी आवाज दूर के बादल की गड़गड़ाहट की तरह पूरे मैदान में गूंज उठी। माइकल घूरता रहा। एलोरिया को मिला बुलावा साधारण नहीं था। आशा के अनुसार माइकल ने दोनों जानवरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। छोटा जीव सहजता से आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर पानी की तरह लहरा रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ लगे पंख लगातार हिल रहे थे और उसके चारों ओर धुंध फैल रही थी। उसकी त्वचा रीढ़ की हड्डी के पास गहरे रंग की और पेट की ओर हल्के रंग की होती जा रही थी। उसके द्वारा उत्पन्न धुंध जमीन पर नीचे की ओर फैल रही थी। उसकी आंखें पीली थीं, लगभग रंगहीन। वह जानवर सतर्क खड़ा था। वह हर चीज पर नजर रख रहा था, यहाँ तक कि उस पर भी। फिर दूसरा राक्षस आया। ये बहुत बड़ा था। कंधे तक की ऊंचाई एक वयस्क पुरुष की ऊंचाई से दोगुनी थी और उसके अंगवृक्ष के तनों जितने मोटे थे। उसका शरीर पत्थर जैसी प्लेटों से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई थी। ये प्लेटें खुरदरी और घिसी पिटी थीं। उसके सींग खोपड़ी से पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसकी आंखें गहरे एम्बर रंग की थीं। वे उसकी घनी भौहों के नीचे स्थित थीं। एलोरिया उन दोनों के बीच शांत भाव से खड़ी थी, उसका एक हाथ उसकी बगल में टिका हुआ था। ये दोनों काफी होंगे, उसने शांत भाव से कहा। एलोरिया की निगाहें बारी बारी से प्रत्येक जानवर पर क्षण भर के लिए घूमी। छोटा वाला टाइडवेल वंश का है, उसने शांत भाव से कहा। यह जल प्रधान जाति है जो नियंत्रण, अनुकूलनशीलता और सहनशक्ति के लिए जानी जाती है। जैसे ही उसने जवाब दिया, उस प्राणी के चारों ओर की धुंध थोड़ी और घनी हो गई, जो एक उतले ज्वार की तरह जमीन से चिपकी हुई थी। वह जानवर स्थिर रहा, उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, उसका शरीर शिथिल था लेकिन सतर्क था। वे धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, एलोरिया ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है। समय और उचित मार्गदर्शन मिलने पर एक टाइडवेल बिना किसी कठिनाई के मेरे दायरे से आगे बढ़ सकता है। उसकी निगाहें उसके पीछे खड़े विशालकाय जानवर पर टिक गईं। यह एक स्टोनबाउंड कोलोसस है, उसने कहा। यह ताकत पर आधारित एक प्रजाति है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, इनका शरीर और घना होता जाता है और इनकी नींव स्वाभाविक रूप से स्थिर होती है। एक बार पूरी तरह परिपक्व हो जाने पर कुछ ही प्रजातियां इनका सीधा मुकाबला कर सकती हैं। फिर उसने माइकल की ओर देखा, उसके चेहरे पर संयमित भाव थे। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, दोनों नस्लों में मुझसे कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है या यहाँ ऐसा होना सामान्य बात है? वह असमंजस में था और उसे पता नहीं था कि यह क्या है। यदि यह पहला विकल्प होता तो वह ये स्वीकार करता कि दोनों प्राणी साधारण नहीं दिखते थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वे इससे अधिक कुछ थे। क्या रैंक 4 तक पहुंचना वाकई इतना मुश्किल था? बेशक ऐसा ही था। इन दोनों का अपनी नस्लीय क्षमता पर भरोसा कर पाना इस बात का प्रमाण था कि वे पहले से ही एक असाधारण नस्ल के शिखर पर थे या शायद एक महाकाव्य स्तर के प्राणी थे। माइकल ने डिटेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वे इसे भांप लेते। वह अपनी आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह एक नज़र में नस्लीय रैंक निर्धारित करने में उतना कुशल नहीं था। बहरहाल वह जानता था कि चौथे रैंक तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। वह खुद भी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। जहां तक उसके मरे हुए साथियों की बात है, क्या उनके लिए उस रैंक तक पहुंचना वाकई मुश्किल था? विधि साधना से प्राप्त ज्ञान के बल पर तीसरे स्थान के शिखर तक पहुंचने में शायद उन्हें कुछ समय लगे, लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के बाद वह उनमें अन्य सामग्री मिला सकता है या उन्हें सीधे विकसित कर सकता है और वे उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। माइकल को लगा कि अपनी नस्लीय क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कोई भी व्यक्ति उसके सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। और अगर यहाँ यह महज सामान्य बात थी, बिना किसी गहरे अर्थ के अपनी संपत्ति बताने का एक तरीका, तो उसे यकीन नहीं था कि उससे किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी। अंततः उसने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। माइकल ने मैदान के चारों ओर नजर डाली। क्या हम ये सब यही कर रहे हैं? उसने शांत भाव से पूछा। एलोरिया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें आसपास के कल्पित बौनों, प्रशिक्षकों और उनके परे खुले मैदान पर घूम गईं। उसने न तो कोई आदेश दिया और न ही अपनी आवाज ऊंची की। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। प्रशिक्षकों में से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इलाका खाली करो, उसने तीखे स्वर में कहा। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। एल्फ बिना किसी बहस के आगे बढ़ने लगे और अभ्यास के अनुसार तालमेल बिठाते हुए पीछे हटने लगे। कुछ ही क्षणों में वह स्थान खुल गया।
कुछ ही सेकंड पहले जहां लोग खड़े थे वहां अब सूखी घास बिछी पड़ी थी। जमीन चौड़ी, निर्मल और शांत थी। माइकल और एलोरिया केंद्र में बने रहे। स्पार्टन और घोस्ट माइकल के पीछे बिना हिले डुले खड़े रहे। टाइडवेल जमीन से सटा हुआ था, उसके शरीर के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। स्टोनबाउंड कोलोसस ने अपने पैर जमाए, उसका भार धरती में समा गया। जब आखिरी बौना भी हट गया तो मैदान विशाल प्रतीत हुआ। एलोरिया ने अपनी नजरें माइकल पर वापस टिका दी। ये काफी होगा, उसने शांत भाव से कहा। माइकल ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। एलोरिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बस अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, मानो अनुमति दे रही हो। तो फिर आपको ही पहल करनी चाहिए, उसने जवाब दिया। माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखें तेज हो गईं और जैसे ही उसका इरादा दृढ़ हुआ उसके आसपास का स्थान कांपने लगा। फिर वह गायब हो गया। एक पल के लिए मैदान के केंद्र में केवल स्पार्टन और घोस्ट ही स्थिर खड़े थे, जैसे मूर्तियां। टाइडवेल की धुंध धीरे धीरे बह रही थी। स्टोनबाउंड कोलोसस ने अपना वजन भी नहीं हिलाया। एलोरिया वहीं खड़ी रही, उसकी मुद्रा शिथिल थी, निगाहें सामने की ओर थीं। और फिर माइकल दोबारा प्रकट हुआ, उससे सैकड़ों मीटर पीछे। वह कंधे के बल जमीन पर जोर से गिरा, फिर लुढ़का, फिर उछला, फिर लुढ़का। हर बार गिरने से जमीन पर हल्की हल्की दरारें पड़ गईं और पीली मिट्टी की पतली पतली फुहारें उड़ने लगीं। वह एक बेजान गुड़िया जैसा था, हिंसक और बदसूरत, जिसके अंग उस गति से खींचे जा रहे थे जिसे वह रोक नहीं सकता था। माइकल ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। वह फिर से लुढ़का, घास पर घिसटता हुआ। कई चक्कर लगाने के बाद ही अंततः गति धीमी होने लगी। वह कुछ और मीटर तक फिसला, एक बार फिर अपनी बगल के बल घूमा, फिर घिसटते हुए रुक गया, अपने पीछे गंदगी का निशान छोड़ता हुआ। एक क्षण के लिए वह वहीं स्थिर रहा, हथेली जमीन पर टिकी हुई थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी। धिक्कार है, ये कैसा कानून है जो लगभग अपने मालिक की ही जान ले लेता है। चूंकि वह खुद को कमजोर पक्ष मानता था और चूंकि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से मजबूत था, कम से कम रैंक 3 के शिखर से कमजोर नहीं था, इसलिए माइकल ने मैदान को बराबर करने के लिए पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। लाभ बनाए रखते हुए ऐसा करने का एकमात्र तरीका उनके प्रतिध्वनित अस्तित्व के नियम का उपयोग करना था। इस कानून ने उसे अपने मरे हुए साथियों के पास मौजूद लगभग हर चीज या उससे जुड़ी किसी भी चीज की नकल करने की अनुमति दी, यहां तक कि उनके कानूनों की भी। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत। अब चूंकि वह स्पष्ट सोच के साथ काम कर रहा था, अपने नियम के पहले उपयोग के विपरीत, जहां उसके पास जीवित रहने के लिए प्रारंभिक लक्षणों का चयन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, माइकल प्रयोग करना चाहता था और अपने नियम की वास्तविक क्षमता और उसकी दक्षता को देखना चाहता था। उन्होंने ज्ञान से शुरुआत करने का विकल्प चुना। फिलहाल विजडम को पूरी तरह से अंतरिक्ष प्रकार के जीव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी निष्क्रिय अवस्था जो माइकल को विशेष रूप से आकर्षक लगी, वह थी शून्य से इसके जुड़ाव द्वारा प्रदत्त अनंत ऊर्जा और इसमें मौजूद गति प्रवर्धक क्षमता। जब माइकल ने अपने जीवन में ज्ञान की प्रतिध्वनि उत्पन्न की तो कानून निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा और उसके अनुरूप थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन आधार वही रहेगा। इन सब से पहले भी माइकल काफी तेज था, लेकिन उसे इस स्तर की गति की उम्मीद नहीं थी जो वह हासिल कर सकता था। इसलिए भले ही माइकल को खुद को इधर उधर पटकने से दर्द हो रहा था, फिर भी उसका दिल उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए मैदान थमसा गया। जो कल्पित बौने पहले फुसफुसा रहे थे वे जम से जम गए, उनके मुंह आधे खुले रह गए, आंखें चौड़ी हो गई, मानो उनका दिमाग ये तय नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने जो देखा वह सच था या नहीं। यहां तक कि कुछ प्रशिक्षक भी अकड़ गए, उनकी सहज प्रवृत्ति बहुत देर से जागृत हुई। दूरी कम नहीं थी। एक विचार के मन में विचार आने में जितना समय लगा, उतने ही समय में वह केंद्र से गायब हो गया और उसके पीछे काफी दूर प्रकट हो गया। और उसके बाद की गति और भी बदतर थी। किसी के रोकने से पहले ही भीड़ में भय की लहर दौड़ गई। एलोरिया को भी ऐसा ही महसूस हुआ। एक पल के लिए उसके सीने में कुछ जकड़न सी महसूस हुई, फिर उसके स्वाभिमान ने उसे चूर चूर कर दिया। किसी भी शाही व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं थी, खासकर अपने दरबारियों, अपने प्रशिक्षकों और अभ्यारण्य के पर्यवेक्षक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें शांत रहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था, केवल उसकी निगाहें और तेज हो गईं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और फटी हुई घास और पीली मिट्टी के उस निशान की ओर देखा जहां माइकल अंततः रुका था। वो हरकत, किसी ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाया, हुआ यूं कि चुप रहो, एक प्रशिक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस झटके का असर खेत में पाले की तरह फैल चुका था। एलोरिया ने अपना हाथ उठाया, उंगलियां तैयार थीं और उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई साफ सुनाई दी। टाइडवेल, उसने सपाट स्वर में कहा। स्टोनबाउंड, दोनों जानवरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। टाइडवेल के चारों ओर कोहरा घना होता गया, मानो सांस रोकी हुई हो। स्टोनबाउंड कोलोसस ने अपना भार एक तरफ मोड़ा और उसके पैरों के नीचे की जमीन दब गई। एलोरिया की निगाहें माइकल से नहीं हटी। जाओ, उसने आदेश दिया। टाइडवेल के पंख कांप रहे थे। स्टोनबाउंड की प्लेटों से हल्की सी क्लिक की आवाज आई। फिर स्पार्टन आगे बढ़ा। उनकी आवाज शांत थी। 3 के मुकाबले 3, स्पार्टन ने कहा। टाइडवेल हिचकिचाया। स्टोनबाउंड ने भी ऐसा ही किया। स्पार्टन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी निगाहें ठंडे, स्थिर आत्मविश्वास के साथ एलोरिया पर टिक गईं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें हमारे गुरु का सामना करना होगा। आमने सामने। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए इधर उधर घूमी। उसने उन दोनों जानवरों को पहचान लिया। हम आपके समन का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राजकुमारी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। स्पार्टन और घोस्ट ने एक साथ आगे बढ़कर हमला किया। ठीक उसी समय टाइडवेल और स्टोनबाउंड कोलोसस भी उनसे टकराने के लिए आगे बढ़े। चारों हवा में ही आपस में टकरा गए। बल का ऐसा प्रहार हुआ कि उनके नीचे की जमीन अछूती और खाली रह गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो आकाश ही फट गया हो और एलोरिया जमीन पर अकेली रह गई।
जब उसके मन में एक चेतावनी गूंजी तो उसका ध्यान अचानक वापस लौट आया। उसने सहज प्रवृत्ति के आधार पर कदम उठाया। एलोरिया ने अचानक एक तरफ मुड़ गई, उसके वस्त्र लहराते हुए उसने बिना किसी झिझक के अपनी जगह छोड़ दी। एक पल बाद ही माइकल उस जगह से तेजी से बाहर निकला जहां वह अभी मौजूद थी। वह तिरछे होकर आया, उसका शरीर पूरी तरह बेकाबू था, गति और हिंसा का एक धुंधला सा मंजर। उसके गुजरने से हवा में चीर सी आवाज हुई, जहां उसका कंधा जमीन को छूकर गुजरा वहां घास पतली सी रेखा में ऊपर की ओर उड़ गई। उसने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन वह इतनी करीब से गुजरा कि हवा के झोंके से उसके बाल उड़ने लगे। माइकल उससे कुछ मीटर दूर जमीन पर जा गिरा, एक बार उछला, फिर तेजी से लुढ़का, जिससे खेत में एक और खुरदुरा निशान बन गया और अंत में फिसलते हुए रुक गया। एलोरिया धीरे धीरे सीधी हुई, उसकी आंखें अब सिकुड़ी हुई थीं। उसका दिल उसकी इच्छा से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। धत्तेरे की, मुझे लगा था कि इस बार मैंने स्पीड सही रखी है। हालांकि उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह शिकायत कर रहा था। माइकल के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। एलोरिया को अपने पैरों को ठीक से जमाने का भी समय नहीं मिला था कि चेतावनी फिर से सुनाई दी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, वह चली गई, एक तेज कदम, आधा मोड़, और जैसे ही वह उस बिंदु से दूर सरकी जहां उसकी अंतरात्मा चीख रही थी, उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे। एक पल बाद माइकल एक भटके हुए धूमकेतु की तरह उसके पास से तेजी से गुजर गया। उसका शरीर एक बार फिर गलत तरीके से जमीन पर गिरा, पहले कंधा, फिर कुल्हा, फिर पीठ, इतनी तेजी से लुढ़का कि भूरी घास लकीरों में बदल गई। इस टक्कर से एक नई खाई बन गई और पीली मिट्टी पतली फुहारों की तरह बाहर की ओर फैल गई। वह लुढ़का, उछला, फिर लुढ़का, और इस बार उन्होंने शिकायत करने के लिए रुकना नहीं चाहा। लुढ़कते हुए वह अचानक मुड़ा, अपने हाथों को अपने नीचे दबाया और उस गति का इस्तेमाल करते हुए खुद को सीधा खड़ा कर लिया। हालांकि उसके पैर ठीक से जमीन पर नहीं टिक पाए। वह एक बार लड़खड़ाया, फिर गायब हो गया। उसके पीछे छूटी जगह में हलचल सी दौड़ गई। एलोरिया की चेतावनी और भी भड़क उठी। वह बच निकली। माइकल ने उसकी पिछली स्थिति को तहस नहस कर दिया, घास और हवा को एक ही भद्दी रेखा में चीरता हुआ, फिर धड़ाम से नीचे गिरा और फिसल गया। उसका शरीर जमीन को ऐसे रगड़ रहा था जैसे कोई फेंका हुआ हथियार हो। वह फिर से उठ खड़ा हुआ। बहुत तेज, साफ नहीं है, नियंत्रित नहीं, लेकिन अथक। दोबारा चेतावनी, चकमा। वह धुंधली सी आकृति उस जगह से तेजी से गुजर रही थी जहां वह पहले थी। दोबारा। एलोरिया की सांसें शांत रहीं, लेकिन उसकी हरकतें एकदम सटीक और निपुण हो गईं। उसने आंखों से उसका पीछा करने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसने चेतावनी पर भरोसा किया और उसके पहले ही संकेत पर आगे बढ़ी, हर कदम सधा हुआ, हर बदलाव सटीक। और कुछ सेकंड के लिए यह एक अजीब पैटर्न बन गया जिसने देखने वाले बौनों को पलक झपकाना ही भुला दिया। एक शाही राजकुमारी हताशा से बचने की कोशिश कर रही है, एक इंसान टूटे हुए तीर की तरह खुद को आगे बढ़ा रहा है। माइकल बार बार गायब होता और फिर प्रकट होता, हर बार वह एक और हिंसक रूप से गिरता और लुढ़कता, और हर बार गिरने के बाद वह अपने शरीर के विरोध करने से पहले ही खुद को वापस गति में लाने के लिए मजबूर कर लेता। वह जमीन पर गिरा, लुढ़का और उछलकर खड़ा हो गया। जमीन पर गिरा, लुढ़का, उछलकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पहले से ही धूल से सने हुए थे, उसकी हथेलियां छिल गई थीं, उसका कंधा दर्द से कराह रहा था, और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि जितनी बार वह गायब होता था उतनी ही कम दूरी वह तय करता था। जब भी वह दोबारा प्रकट होता, कोण और भी करीब होता जाता। जब भी वह लड़खड़ाकर गिरता था, उसकी रिकवरी उतनी ही तेजी से होती थी। एलोरिया को भी ऐसा ही महसूस हुआ। माइकल नॉर्मन तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। माइकल करीब आ रहा था,